I mean, you have gone through the process. Please मुझे टेक्स्ट नहीं करें. You have gone through the process. Everybody knows about this, and even screening test के बारे में भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें पता चल गई होंगी. But obviously जब मेरे साथ आप अटैच हैं तो एक प्रोसेस के जरिए मैंने कुछ चीज़ें बताते हुए चले जाना है. उसमें हो सकता है कि few things would be new for most of the students, and ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इसमें से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ों के बारे में आपको पता हो, लेकिन आई हैव टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल इन द बिगिनिंग, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारे लेक्चर्स चूँकि प्लान हैं वो होंगे. ठीक है, तो ये इसका ये हम जो इन दिस सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, कुछ चीज़ें समझ लें कि टेस्ट फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे. स्क्रीन आई थिंक विजिबल टू एवरीवन, राइट? Every question that you have in the mind would be, I mean, those I'm particularly addressing the students who have not been my students. तो जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको मैं सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि there would be many questions in your mind, they would be addressed, they would be answered. जब तक हम आखिर तक पहुँचेंगे, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एंड तक सुनते रहें. खुद ब खुद उनके दिमाग में उठने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो एड्रेस हो जाते हैं. जी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जी, थैंक यू वेरी मच, मुझे पता है, बिल्कुल नो डाउट अबाउट दिस. बट जो अभी फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर नॉट फेमिलियर, चूँकि अब हम लोग आपस में एक्वेंटेड नहीं हैं, और जब एक्वेंटेड नहीं होते तो बाज़ औक़ात चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग उतनी क्लैरिटी से नहीं होती. इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप मेरा पूरा लेक्चर सुन रहे होंगे, आपके सामने चीज़ें आ रही होंगी, तो देयर वुड बी डेफिनेटली मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड. वो ऑटोमेटिकली आंसर्ड हो रहे होंगे या हो जाएंगे इन वन सेशन और मे बी इन द सेकेंड सेशन, मोस्ट प्रॉब्ली इन द फर्स्ट सेशन. और इसमें भी जैसे CSS में मैं अपने स्टूडेंट्स की सारी क्लासेस को बताता होता हूँ कि दे कम, when they join the classes, their mind is boggled down because they have a lot of myths in their mind. वो myths सुन के आते हैं. बिल्कुल इसमें भी बहुत सी चीज़ें आपने सुनी होंगी, तो प्लीज़ उनको सबको अपने माइंड से निकालें. Let your mind be clear and everything should be deleted. और कुछ चीज़ें सुनते जाएं, सिंपल भी हैं, आसान भी हैं, उनको बिला वजह कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये टेस्ट फॉर्मेट होगा. अंडरस्टैंडिंग टेस्ट को समझेंगे हम, इसको डाइसेक्ट करेंगे ईच कंपोनेंट को, अप्रोच टू प्रिपेयर, और अनोवा का रोल क्या है इसकी. तो इसमें से कुछ चीज़ें होंगी जो मैं बड़ी जल्दी स्किप कर दूंगा, क्योंकि आप लोग कोई सेमिनार अटेंड नहीं करे, कोई ख़ास किस्म का वेबिनार नहीं है जिसमें आपको ये चीज़ें पता चलें. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लो जी कि इसके क्वेश्चन जो हैं, आपको पता है टोटल क्वेश्चन और मार्क्स 50 के होंगे. 3 कंपोनेंट्स होंगे, वोकैबुलरी है, ग्रामर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. अब बातें जो समझने वाली हैं ना, अपने पास पेन एंड पेपर रखें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आए प्लीज पेन डाउन. जी मैं लाउड बोल रहा हूँ अक्सर. जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे यू कैन पेन डाउन ऑन टू द पेपर. ठीक है कि नहीं? बहुत सी चीज़ें मैंने जैसे कहा है क्लियर होंगी, आपको कुछ पता होंगी, कुछ जगहों पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपने जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट कर लेनी है. पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझनी है वो ये कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी. अभी मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली डू नॉट टेक्स्ट मी, प्लीज डू नॉट टेक्स्ट मी. मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मैं मैसेज चैट को फिर ऑफ कर दूंगा. मेरी वॉइस क्लियर है जी? आप लोग अपनी साइड से देखें, ठीक है? ओके. सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन द सेंस कि ये मुझे भी पता है, मैंने इतने बैचेस पढ़ाए हैं. अब तो इस साल नहीं पढ़ाया, ऑब्वियसली फॉर लॉन्ग टाइम पढ़ा रहे हैं, तो मुझे स्टूडेंट की एक अप्रोच का पता है. ठीक है जी. स्टूडेंट्स की अप्रोच क्या है कि अनफॉर्चुनेटली वो 1 और 2 क्वेश्चन इनके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, और वो है प्रेसी का क्वेश्चन, या ज्यादा से ज्यादा कोई कॉम्प्रीहेंशन के पीछे जाता है. और प्रेसी के पीछे स्टूडेंट्स अपना बहुत सा वक्त जो है, मेरी नजर में, अकॉर्डिंग टू माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन अ डेकेड, वो वेस्ट कर देते हैं, रादर देन सेंसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स विच आर रियली इनएविटेबली इंपॉर्टेंट, जो उनको आगे वाकई कामयाब करवा सकती हैं. मेरी क्लासेस में मैं पूरे सेशन के अंदर मेरे जो लेक्चर्स होते हैं, मैं यही बात पे जोर देता रहता हूँ, इसी पे खपता रहता हूँ कि आपको अपनी अप्रोच ठीक करनी है, डायरेक्शन ठीक करनी है. CSS मुश्किल नहीं है, इंग्लिश का पेपर मुश्किल नहीं है, जितना मुश्किल आप लोग बना देते हैं. ठीक है. और अनफॉर्चुनेटली बाय द एंड ऑफ द सेशन, जब सेशन एंड हो रहा होता है, हर बैच को उस वक्त रियलाइज हो रहा होता है कि दिस इज व्हाट वी डिड, और दिस वाज द मिस्टेक दे डिड, दे कमिटेड,
और उनको नहीं करनी चाहिए थी। और हर नई क्लास में मैं ये कह रहा होता हूँ कि मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ मैंने पिछली क्लास को बताई थी, आप भी एंड पे यही कर रहे होंगे, ना कीजिएगा, लेकिन इवन देन द स्टूडेंट्स कीप डूइंग दैट। ठीक है कि नहीं? तो इस वक्त भी कोशिश करें कि आपने ये चीज़ें समझनी है, आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। स्टूडेंट्स उस पर तवज्जो नहीं देते, वो सिर्फ प्रेसी पे लग जाते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी सेंस में है कि स्टूडेंट्स ग्रामर के ऊपर पूरी तवज्जो नहीं देते, बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनको वो मार्क्स के हिसाब से डील करते हैं। ये 5 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का। तो और अप्रोच वो जो माइंडसेट बन जाता है इंटरमीडिएट लेवल से लेके आगे तक कि जी यहाँ से 5 ले लूँ तो यहाँ से 3 मार्क्स ले लूँ, यहाँ से 2 ले लूँ तो मेरे इतने पास हो जाएंगे। इतनी मतलब एक छोटी सी सोच अनफॉर्चुनेटली अपने अंदर वो पैदा कर लेते हैं, अपने अंदर के पोटेंशियल को डिस्कवर ही नहीं करते और छोटी सोच के अंदर ही वो वक्त ज़ाया कर देते हैं। मैं इसको क्यों अपॉर्चुनिटी कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि जिन एरियाज पे तवज्जो देनी है उनको वो मार्क्स के चुके लिहाज से डील कर रहे होते हैं, और उन एरियाज के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड वे में फोकस नहीं करते। तो ये मौका इसलिए है कि एफपीएससी ने आपको मजबूर कर दिया है कि भाई अब तुम ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड तरीके से इन एरियाज को इंप्रूव करो, इसमें अपनी प्रोफिशिएंसी या कैपेबिलिटी को प्रूव करो, तो फिर हम तुम्हें आगे इजाजत देंगे कि आके प्रेसिडेंट कंपोजिशन का पेपर दे दो। ठीक है कि नहीं? डिस्पाइट द फैक्ट कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि जी ये पास हुआ तो इससे कुछ चांस मिस हो जाएगा, बट इसमें बहुत कुछ फिल्टर होगा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो वाकई सीएसएस करना चाहते हैं, और पर्टिकुलरली इंग्लिश की बात करूं तो उसमें पास होना चाहते हैं, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि ये इसकी ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर तरीके से तैयारी कर लें, बजाय इसके कि पहले सारा साल वो 6 महीने आप सिर्फ उसको प्रेसी को देते रहे या ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन को दो, बाद में एंड पे कहें जी हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। सेंटेंस करेक्शन को 5-10 नंबर का सवाल ही ट्रीट करते हैं और कोई ट्रीट ही नहीं करते। नरेशन को 5 नंबर का सवाल ट्रीट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से। कैसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से? कि आपको सारे चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में आएंगे। अब सोचें एक टॉपिक के ऊपर आपको 40-40, 50-50, 60-60 या 100-100 क्वेश्चंस के ऊपर आपने प्रैक्टिस की हो, तो आप कितने एक माइन्यूटेस्ट वे में मैं कहूँगा तैयार हो जाएंगे कि आपको बिल्कुल बारीक बीनी से पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पर ये आर्टिकल लगे तो ये ठीक होता है, या ना लगे तो ये गलती होती है, ये फ्रेज लगे तो फ्रेज ऐसे होता है, ये नाउन फ्रेज कहलाता है, ये डिटर्मिनर कहलाता है। अच्छा इसकी गलती हो जाए तो ये सेंटेंस जो है वो कैसे पूरे का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। जो आगे बातें क्लासेस में नहीं समझ आती वो आप समझने का एक मौका मिलेगा। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल ग्रामर उस तरीके से नहीं भी आती तो कम से कम वो माइंड कंडीशनिंग हो जाएगी, पता होगा ऑटोमेटिकली कि ये आर्टिकल यहाँ लगना चाहिए, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ लगना चाहिए, ये चीजें यहाँ पर लगनी चाहिए, ये चीज यहाँ पर लगनी चाहिए। वो हर चीज का एक आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? दूसरी बात जो समझनी है ये यहां पर समझें। देखें आपकी जो प्रेसी का पेपर है कॉम्पोजिशन का, वो 50% सब्जेक्टिव है और 50% ऑब्जेक्टिव है। ठीक है? 50% ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव है। मिसाल के तौर पर उसमें प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, उसमें सेंटेंस करेक्शन है, उसमें नरेशन आ जाती है, उसमें आपको पता है वोकैबुलरी ऑलरेडी 20 मार्क्स की होती है शुरू में, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, और बीच में एडियम्स और एनालॉजीज की फॉर्म में होती है। ठीक है कि नहीं? ये ऑलरेडी 50% है। किया इन्होंने क्या है स्क्रीनिंग के अंदर कि वो जो सब्जेक्टिव था जिसमें प्रेसी, नरेश, कॉम्प्रीहेंशन और ट्रांसलेशन था, उसमें से कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन भी उठा के इसमें डाला। यानी समझे 20% मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो समझे इसमें आ गया, तो ये टोटल मेक्स द सम ऑफ 70%। यानी आपकी इन्होंने समझ लें कि 70% ऑफ प्रेप्सी एंड कॉम्पोजिशन को एक स्ट्रक्चर्ड वे में कवर करवाने का तरीका है। तो ऐसा नहीं है कोई चीज डिफरेंट आ गई है और पता नहीं क्या हो जाएगा, बल्कि इससे ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। जो रीडिंग के ऊपर, जो लोग रीडिंग में बहुत वीक है, मैं अक्सर क्लासेस में कहता होता हूँ कि रीडिंग में आप बहुत वीक हैं, जब तक रीडिंग नहीं इंप्रूव करेंगे आपकी ना लैंग्वेज इंप्रूव होगी, ना वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, ना ग्रामर इंप्रूव होगी, ना प्रेसी राइटिंग इंप्रूव होती है। और हर स्टूडेंट का अनफॉर्चुनेटली फोकस रीडिंग से ज्यादा राइटिंग पे होता है, और वो समझते हैं कि खाली राइटिंग करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आपको
एक स्ट्रक्चर्ड वे में रीडिंग करनी है, आई मीन फोकस करके कि अच्छा एटीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन आए तो इस तरह से होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैराग्राफ आए तो क्वेश्चन इस तरह से होगा, इस तरह से ढूंढते हैं, या इस तरह से क्वेश्चन बना होता है या आंसर इस तरह से होता है। क्या मतलब, मिसाल के तौर पर अगर एक क्वेश्चन है कि टोन ऑफ द पैराग्राफ के ऊपर, और उसके ऊपर 4 उसने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप उन चारों ऑप्शंस में से जब आप सिलेक्ट करेंगे तो सोचे कितना स्कोप फोकस्ड होकर नैरो हो जाता है कि आपको पता चले अच्छा ये तरह का जवाब हो ना तो ये टोन का जवाब होता है, इस तरह का जवाब हो तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में होता है, इस तरह का जवाब हो तो इन्फ्रेंस के बारे में होता है, इस तरह का जवाब हो तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के बारे में होता है, इस तरह का जवाब हो तो सिग्निफिकेंस के ऊपर होता है। तो ये जो आगे ढूंढने में प्रॉब्लम्स होती थी, इससे प्रैक्टिस कर करके आपकी एक आदत बन जाएगी। ये सारी चीजें मैं ये कहूंगा एक जुमले में कि ये आपकी आदत बना देंगी, माइंड कंडीशनिंग कर देंगी कि राइट वे में ग्रामर को यूज करना और बड़े फोकस अंदाज से किसी भी क्वेश्चन के आंसर को डिटेक्ट करना, वो आपको बना देंगी। ठीक है जी। अच्छा, वापस जाता हूं। तो ये सारी चीजें एज इट इज होंगी। आपको पता है कि आपकी वोकैबुलरी में एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज्ड है, ग्रामर के अंदर सेंटेंस करेक्शन आएगी, और इसके अंदर बहुत सी चीजें आएंगी, वो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। मैं इतनी स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आप लोग वो हैं जो सारे फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग के लिए नहीं आए, आप कॉम्पोजिशन के पेपर को इन वन वे और द अदर पढ़ के आए, आप एक प्रोसेस से गुजर चुके हैं। इसलिए बहुत सी चीजें मैं शायद गैप्स भी छोड़ दूं, एज्यूमिंग कि आपको कुछ उनकी अंडरस्टैंडिंग है। मैं टाइम इन चीजों पे जाया नहीं करूंगा ना। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में सेंटेंस कंप्लीशन होगा या ओवरऑल कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन होंगे और उसके जवाब देने होंगे। जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में सवाल होते हैं वैसे ही यहाँ पर सवाल होंगे, फर्क ये होगा कि ऑप्शंस की फॉर्म में होगा। अच्छा, ये ऑप्शन की फॉर्म में क्यों दिया जा रहा है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में क्यों दिया जा रहा है? नंबर 1, टू हेल्प यू इंप्रूव योर क्रिटिकल थिंकिंग। पहली बात, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है कि नहीं, आप वाकई फोकस करके एनालाइज करके अपना जवाब जो है वो सिलेक्ट कर सकें आप। और फोकस और अलर्टनेस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं अपनी क्लासेस में अक्सर डिस्कस करता हूं। 2 ऑप्शंस जो कि इंतहाई सिमिलर लग रहे होते हैं, लगने का मतलब ये नहीं है कि दे आर सिमिलर, दे अपीयर टू बी सिमिलर बट दे मे नॉट बी सिमिलर। और वो जब अपीयर टू बी का मतलब ये है कि कहीं अल्यूजन है, अल्यूजन का मतलब ये कि आपको पता है कि मैं अक्सर ये कहता हूं क्लास में कि जब आप 100% फोकस से नहीं आप पढ़ते तो आपका माइंड आपको दिखाता है जो वो दिखाना चाह रहा होता है, जबकि रियलिटी में क्वेश्चन कुछ और होता है। और इसकी एग्जांपल मैं ये देता होता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल्स में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें जब कुछ सवाल कुछ और आता है, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं तो हम अक्सर कहते हैं हो ये तो सवाल मैंने कुछ और था, मैं तो कुछ और समझ आया। वो इसलिए था कि माइंड ने आपको दिखाया था। दिस इज कॉल्ड इल्यूजन, दिस इज अ कॉल्ड इल्यूजन। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इससे बड़ा ही आपको एक एडवांटेज मिलता है, एक बड़ी यूनिक तरीके से तैयारी होती है कि आप उस इल्यूजन में ना जाएं, आप अलर्टनेस ऑफ माइंड के साथ फोकस करके पूरे सवाल के एक एक कंपोनेंट का, एक एक अल्फाबेट का जायजा लेते हुए सिलेक्शन करें, बजाय इसके कि आप अंधाधुंध एक जवाब को सिलेक्ट कर लें। ब्लाइंडली जस्ट पिक अप एन आंसर बिकॉज 2 आंसर्स सीम्स टू बी सिमिलर एंड यू जस्ट पिक अप वन ऑफ देम। नो, नेवर डू दिस थिंग। तो आप सोचें कि जब ये इस तरीके से आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली माइंड कंडीशनिंग हो जाएगी कि आपको पता होगा कि किसी भी सवाल का जवाब कैसे पिक किया जाता है, और या उस क्वेश्चन का अंदाज क्या होता है। नॉर्मली जैसे सिग्निफिकेंस के ऊपर अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन है तो सिग्निफिकेंस का क्वेश्चन स्ट्रेट अवे नहीं आ जाएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लाइन, और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पार्ट, और व्हाट इज द मेन आइडिया इन दिस। ऐसे नहीं आएगा। डेफिनेटली वो क्वेश्चन किसी अंदाज में भी हो सकता है, डायरेक्ट वर्ड यूज नहीं भी हो सकते, मगर जब रेपिटेटिवली आप प्रैक्टिस करते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने से गुजरते हैं तो आपको ये पता चल जाता है, अलॉन्ग विद माइंड कंडीशनिंग हो जाती है कि अच्छा सिग्निफिकेंस के ऊपर क्वेश्चन इस अंदाज से दिया जाता है। आपको फिर वो नहीं गलती होगी कि जैसे कि अच्छा ये तो सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन था, मैं तो कुछ और समझ रहा था। वो आपकी ट्यूनिंग हो जाएगी माइंड की उस क्वेश्चन को मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ पढ़ के, और ये भी पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो उनका जवाब कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो ये मैंने जो स्टार्ट में बात की थी
कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट इन दैट वे इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द रेस्ट पार्ट विच इज 70% इन एन स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। यहां तक होगी बात जी। अब आगे चलते हैं। तो ग्रामर की ये चीजें जो होंगी जी, जनरली आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, टेंसेस, वॉइसेस, मॉडल वर्ब्स, नरेशन, पंक्चुएशन, ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है। इसमें लोग वीक होते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसको देखते जाते हैं। ग्रामर के पोर्शन को हम देख रहे हैं। मैं चूंकि ग्रामर को लेकर चल रहा हूँ अभी, ये जो 3 हिस्से ना आपको मैंने बताए थे, ये ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो मैं ग्रामर के पोर्शन को पहले जनरली टच कर लेता हूँ। ये देख लें बेटे, ये सारी चीजें ऐसे है ना, आप अभी मैंने ये जो बताया ना, ये वाली चीज के 3 पार्ट्स हैं। तो मैं पहले ग्रामर, फिर इसके बाद ये तीनों कंपोनेंट्स को थोड़ा थोड़ा एड्रेस करूंगा विद एग्जांपल्स। तीनों कंपोनेंट्स को विद एग्जांपल्स एड्रेस करूंगा ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। और फिर एक हल्का सा प्रैक्टिस टेस्ट आज के लिए देंगे, आपको अंदाजा हो जाए। और मे भी आज का पहला टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर भी मैं बता दूं आपको। ठीक है, जरा सुने। ये चीजें देख लें कि आपकी ग्रामर के अंदर ये चेक होंगी। अब यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में इसमें से एरिया, पार्ट ऑफ स्पीच का प्रॉपर, टेंसेस का प्रॉपर, वॉइसेस का प्रॉपर, यानी ये चेक होगा। आपको पता है कि नरे जो सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन कंपोजिशन के पेपर में है, उसमें आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और वो पांचों क्वेश्चन एनकम्पास करते हैं इन तमाम एरियाज को। जी एमसीक्यूज फॉर्म में होगा सारा, कोई एमसीक्यूज फॉर्म में, मैंने ऑलरेडी बता दिया। मैंने इसलिए कुछ बातें रिपीट नहीं की। मैंने ईमान बेटे, आपका मैसेज आ रहा है सामने कि मैंने आपको बताया कि मैं ज्यूम ये कर रहा हूँ कि चूंकि कुछ बैजेस मेरे हैं और कुछ लोग बेशक दूसरे बैजेस के हैं, लेकिन कॉम्पोजिशन का पेपर पढ़ के आए हैं, स्क्रीनिंग के बारे में बहुत कुछ सुन के आए होंगे, इसलिए मैं कुछ चीजें स्किप कर रहा हूँ इंटेंशनली। बट इवन देन अगर किसी को बाद में प्रॉब्लम होगा तो मैं एड्रेस कर दूंगा। यस, आपका ये सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में होगा। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया कि ये अपॉर्चुनिटी क्यों है। जी बेटा, दे देंगे, सब कुछ मिल जाएगा। आप लोग वेट किया करें, क्लास में भी सब कुछ मांगते हैं और जब मैं कहता हूँ कुछ करें तो करते कुछ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, मैं अभी ट्यूटोरियल कंडक्ट कर रहा हूँ ना आजकल, तो 4-4 बैचेस को भी मैंने इनवाइट किया है, राइट। और क्लास में हर स्टूडेंट कहता है मेरी मेरी मैसेज चेक करें, मेरी असाइनमेंट चेक करें, मेरा ये कर दें, मुझे टाइम दे दें। और जब जब भी क्या कहते हैं ट्यूटोरियल चेक होता है तो एक क्लास में से कोई 2 आ रहे हैं, कोई 4 आ रहे हैं, कोई 3 आ रहे हैं स्टूडेंट्स, और कोई आते ही नहीं है। एनीवेज, तो ग्रामर के अंदर अब आपके ये जो वो 5 क्वेश्चंस के अंदर पूरा जो पोर्शन अटेम्प्ट होता था आपका, उसमें इन्हीं एरियाज की गलतियां वहां पर डाली जाती हैं जिनको आपने करेक्ट करना होता है। ठीक है कि नहीं? यहां पर भी वही गलतियां होंगी, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा स्कोप इसका एक्सपैंड कर जाएगा। वो आगे चल के आपको बताता हूँ कैसे एक्सपैंड करेगा। आप चुप करके देखते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ। पहली कोशिश होती है सुनने समझने की, बाद में फिर आप बोलिएगा और करिएगा। ग्रामर के अंदर आपके सेंटेंस एरर, यानी सेंटेंस के अंदर एरर और सेंटेंस उसकी करेक्शन करनी होती है। सेंटेंस एरर से मुराद ये है, इट्स ऑल अबाउट स्पॉटिंग द एरर रिलेटेड टू द ग्रामर। ग्रामर से रिलेटेड जो भी एरर होगा उसको स्पॉट करना, इसको सेंटेंस एरर कहते हैं। और करेक्शन क्या है? इट्स ऑल अबाउट इंप्रूविंग अ सेंटेंस बाय फिक्सिंग दैट ग्रामेटिकल एरर और मिस्टेक। ठीक है जी। और वो जो ग्रामर से एरियाज कौन से हैं? वो ये सारे एरियाज हैं, तमाम के तमाम एरियाज। ठीक है जी, तमाम के तमाम एरियाज होते हैं। एंड दे आर नॉट ऑब्वियसली सिंपल, यू नो, दे आर कॉम्प्लिकेटेड। दे आर कॉम्प्लिकेटेड फॉर 2 रीजंस। पहली रीजन इज ऑब्वियस टू एवरी स्टूडेंट, आई हैव टोल्ड, नॉट हैविंग द रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स ना होने की वजह से, आई मीन ग्रामेटिकल नॉलेज बेशुमार बच्चों को रटा हुआ होता है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रीडिंग स्किल्स they are unable to deal with these kind of complexities. ठीक है जी। और दूसरी रीजन, not knowing grammar in a functional way. Functional way mean कि एज ए लैंग्वेज उस ग्रामर को नहीं पढ़ना, ग्रामर को फॉर द सेक ऑफ ग्रामर पढ़ना, डेफिनेशन वाइज पढ़ के रखना। तो ये 2 बड़े इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ग्रामेटिकल जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको स्टूडेंट डील नहीं कर पाता। ठीक है जी। अब ये जो जितनी भी आपकी ग्रामेटिकल इश्यूज होंगे, वो आपके जो चेक होंगे, यानी टेंसेस से रिलेटेड हैं, वॉइसेस से रिलेटेड हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं, मॉडल वर्ब से रिलेटेड हैं, वो सब के सब
इस तरह से स्पेसिफिकली चेक होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जरिए सब बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। यानी वो जो भी गलतियां हैं, जो भी एरर्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, दे ऑल वुड बी assessed under these categories or the banners, right? वो सारी की सारी जो है उनको हमने जो नाम दिया वो ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और this is very vast. Subject verb agreement is very vast because it includes all tenses, all voices, all modal verbs, every type of sentence structure here. Again, then second is the modifier, जिसमें सबको पता है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, सब क्लासेस नहीं पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो नहीं पढ़े तो उन्होंने किसी से नहीं पढ़ा, सबको पता है कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं, पैरेलल कंस्ट्रक्शन, प्रोनाउन रेफरेंस, रिडंडेंसीज हैं, नॉन एसेंशियल्स हैं, सेंटेंस इन फ्रेगमेंट्स हैं, इस कैटेगरी के अंदर सारी चीजें पड़ी होती हैं, यहीं से वो चेक होगी आपकी। अब ये जरा आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख लें, मैं आपको ये दिखाता जाता हूँ। ये जो मैंने अभी नाम लिए हैं, ये इन सब से रिलेटेड कोई ना कोई चीज मैं अब आपको ग्रामर में दिखाने जा रहा हूं, इन सब से रिलेटेड। एक सेकंड, मैं एक चीज को देख लूं। ये जी होल्ड कीजिए जी, मैं करता हूं, एक सेकंड जी होल्ड करें आप। ये देखें जी, सबसे पहले ये देखें ग्रामर में, देखें मोस्ट experimental results do not produce large changes in human understanding. अभी बार बार कोई मुझे लोग ज्वाइन तो नहीं कर रहे साथ साथ? सब लोगों ने एक ही दफा ज्वाइन कर लिया मुझे? सब लोगों ने मुझे एक दफा ज्वाइन किया हुआ ना? I again want to tell you all that please do not text me, right? आपके सवालों के जवाब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ मिलते रहेंगे। हर चीज को हम आने वाले वक्त में लेक्चर हैं, स्पेसिफिक लेक्चर्स हैं जिसमें सब क्लियर होंगे। अभी ये पहला लेक्चर है, आप लोग जहां पे हैं मेरे साथ चलें, बस आगे भागना नहीं है, पीछे रहना नहीं है, सिर्फ साथ साथ चलते रहें, सिर्फ चीज़ों को समझें ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके से लेक्चर्स होंगे या इस तरह से आपका टेस्ट होगा। मैं अभी आपको सिर्फ उस टेस्ट की एक फॉर्मेट और उसकी चीज़ें डिटेल समझा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन है जी, मोस्ट experimental results do not produce large changes in human understanding। ठीक है जी, सेमीकोलन लगा के लिखा हुआ है, improvements in theoretical scientific understanding is typically the result of, ये है बेसिकली गलती, ठीक है ना, ये गलती है, of a gradual process of development over time, sometime across different domains of science। नवीद, आप मौजूद हैं, मुझे सुन रहे हैं? जी सर, आई एम हेयर विद यू। जी सर। ये मुझे लगता है चैट बॉक्स बंद कर दें, मुझे ना सारे स्टूडेंट, हमारे साथ ये वही हो रहा है, जो स्टूडेंट ना हमें बताते हैं हमें पता है, भाई मैंने जिससे पूछा नहीं, मैं इनसे कह रहा हूँ मुझे टेक्स्ट नहीं करें, मेरे आगे ना डिस्ट्रैक्शन आती है। सर मैं ऑफ कर दिया, चैट मैंने इनका ऑफ कर दिया, आप हाँ, मतलब मैं इनको बताना चाह रहा हूँ जी, हमें बताना शुरू करते हैं ये रिजल्ट्स हैं। पता नहीं ये हर दफा स्टूडेंट ये क्यों फील करता है कि वो बेचारा चैलेंज हो गया, उसका नॉलेज चैलेंज हो गया, या टीचर को ना बताया तो शायद उसकी कोई नाउज़ुबिल्लाह इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए उसका बताना बड़ा ज़रूरी है। मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप खामोशी से पहले सुन लें, समझ लें, अभी लेक्चर पहला हुआ ही नहीं है, अभी तो लेक्चर टॉपिक्स के ऊपर होंगे, अभी तो इनको स्क्रीनिंग की पहले अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, बजाय वो उसको देखने के कोई ठीक कर रहा है, कोई उसका जवाब दे रहा है। प्लीज़ अभी कोई किसी को जवाब मुझे ना दें, मैं भी जवाब आपको बता सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू टेल यू। आप पहले चीज़ों को समझें। आई होप कि अब बात मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे ये लोग। ये मोस्ट एक्सपेरिमेंट्स डू नॉट प्रोड्यूस लार्ज चेंजेस इन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद इंप्रूवमेंट्स इन थ्योरेटिकल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इज टिपिकली द रिजल्ट ऑफ अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ओवर टाइम। ये सारी, अब ये सारी की सारी जो चीज़ है यहाँ पर गलती है, राइट? अब इस तरह से ऑप्शन दिए गए आपको, मैंने यहाँ पर 5 ऑप्शन रखे हैं। इंप्रूवमेंट्स इन थ्योरेटिकल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इज टिपिकली द रिजल्ट ऑफ, ठीक है जी। अब ये देखें,
आपने गौर करते जाना है पूरे जुमले के ऊपर कि गलती कहाँ है। ये इंप्रूवमेंट्स प्लूरल की फॉर्म में है इन द थ्योरेटिकल, और यहां पर इज, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इज लिखा हुआ है, राइट। ये जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, ये देखें। इंप्रूवमेंट्स इन थ्योरेटिकल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग टिपिकली रिजल्ट्स फ्रॉम, ये अगेन गलती आ गई, इंप्रूवमेंट्स है और ये वर्ब की फॉर्म में लिखा हुआ है। जब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लेक्चर दूंगा, जब मैं मॉडिफायर का लेक्चर दूंगा, जब मैं पैरेललिज्म का लेक्चर दूंगा, उस वक्त इनकी डिटेल्स बताऊंगा। इस वक्त कौन सा सही है, क्या सही है, क्यों सही है, क्यों नहीं सही, ये छोड़ दे इस बात को, सिर्फ आप टेस्ट के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है जी। इसी तरह देखें, इंप्रूवमेंट्स इन थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कॉमा विच टिपिकली, ये लगा दिया बीच पे, देखें। तो ये जवाबात गलत हैं, ये इसके अंदर मजीद गलतियां की हैं। जब तक आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसी वक्त आएगा जब आपको प्रॉपर टेंसेस आते होंगे, प्रॉपर वॉइसेस आती होंगी, प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ नरेशन आते होंगे, मॉडल वर्ब्स आते होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फॉर्मूलाज आते होंगे। अगर आपको वाकई सही टेंसेस आते हो, मॉडल वर्ब्स आते हो, नरेशंस आते हो, तो फिर इवन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 100% फॉर्मूलाज ना भी पता हो, तब भी देर आर मैक्सिमम चांसेस कि आप उस सेंटेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं जो रॉन्ग है, और उसको फिक्स भी कर सकते हैं। इसी तरह इंप्रूवमेंट्स इन थ्योरेटिकल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग आर टिपिकली द रिजल्ट ऑफ, एक ये आ गया डी ऑप्शन, इंप्रूवमेंट्स इन थ्योरेटिकल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हैज टिपिकली। सो इसके साथ जो मैच करें इंप्रूवमेंट्स, क्योंकि इसकी बात हो रही है, आर टिपिकली द रिजल्ट, द ऑप्शन इज डी, राइट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती थी, यू सी। नाउ अभी तो यहां पर जो मैंने एग्जाम्पल के अंदर चीजें लिखी हैं वो बड़ी सिंपल लिखी हैं, क्योंकि इनिशियली जब आपको चीज समझानी है तो आई हैव टू राइट सिंपल थिंग्स, राइट। आई डोंट हैव टू राइट डिफिकल्ट थिंग्स टू कंफ्यूज यू, नंबर वन। नंबर टू, आई डोंट हैव टू इम्प्रेस एनी स्टूडेंट। माई जॉब इज नॉट टू इम्प्रेस द स्टूडेंट्स, माई जॉब इज टू मेक थिंग्स सिंपल एंड क्लियर, सो दैट स्टूडेंट अंडरस्टैंड कि हाँ चीजें हो सकती हैं अगर एक रैशनल अप्रोच के साथ, फोकस, अलर्टनेस ऑफ माइंड के साथ हम किसी चीज को समझने की कोशिश करें। तो इस तरह से अब ये जो मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि इतना सिंपल भी क्वेश्चन नहीं होगा। ये देखें कितना एक लेंथी सेंटेंस लिख दिया जाएगा, राइट। और उसमें आपने एरर को डिटेक्ट करके आपने इधर से ऑप्शंस में से देखना होगा जिनमें बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस होगी, बहुत ज्यादा बाजुकात ऑप्शंस के अंदर रिजेम्बलेंस होगी, उसके अंदर उस सोल्यूशन से आपने निकलना और क्वेश्चन को पकड़ना है ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ ग्रामर। टू बिकम अ फिजिशियन, to become a physician, aptitude and hard work are needed। अब ये उसने सेंटेंस लिखा है और अब आपने देखना है कि जी इसके अंदर कैसे गलती है। aptitude and hard working are needed to become, यहीं पे गलती आ गई, हार्ड वर्किंग, ठीक है जी। आगे देखते हैं जी, हार्ड वर्किंग एंड एप्टीट्यूड आर नीडेड, अगेन सेम चीज रिपीट होगी दूसरे अंदाज में। टू बिकम अ फिजिशियन one needs to have aptitude and to work hard work, to have aptitude to hard work, right? To become a physician, aptitude and hard work have been needed, again a grammatical gulti. In order to become a physician one need, अब ये देखें, in order to become, in order to become और to become में कोई डिफरेंस नहीं है। to become means in order to become, यहां पर प्रिसाइजनेस कॉम्प्रोमाइज हो गई है। in order to become one needs to work hard and have aptitude, अब one के साथ needs, right? now this option C, आपने प्रोनाउन लगाया, relevant प्रोनाउन लगाया और पता चल गया to become a physician one needs to have aptitude and to hard work, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते जी, stocks which have been at historical lows since the start of the year are expected sharply to climb beginning next quarter। ये मॉडिफायर की गलतियां आ गई, ये मॉडिफायर की गलती है। अब ये पूरा सेंटेंस देखे कैसे कर रहा है, stocks which have been at historic lows, ये हर चीज की मैं एग्जांपल याद रखें, ये तरतीब देख लें।
कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं दे रहा हूँ, पहले मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एग्जांपल दे दी, फिर मैंने मॉडिफायर्स की दे रहा हूँ जो जिसमें मिसप्लेस और डेंगलिंग आ रहे हैं। ये भी आ रहा है जी यहाँ पर, ये अब आ रहा है यहाँ पर भी, ये जो आ रहा है जी मिसप्लेस आ रहा है। पहले मैंने डेंगलिंग की दी है, यहाँ पर डेंगलिंग मॉडिफायर, और यहाँ पर अब मिसप्लेस की आ रही है एग्जाम्पल। सबकी तरतीब से चलती रहेगी, जो मैंने ये तरतीब बेशक ज़हन में रख लें, ये तरतीब ज़हन में रख लें। कुछ की होंगी, सारों की एग्जाम्पल नहीं होगी मेरा ख्याल है, कुछ की एग्जाम्पल होंगी, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तरतीब इसी तरह से चलेगी। सॉरी, ओके। Stocks which have been at historic lows since the start of the year are expected sharply, ये देखें, sharply to climb beginning, sharply to climb beginning next quarter, expected sharply। जब वो बंदा पढ़ेगा, चूंकि मैं तो अभी बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को समझ आ जाएगा, बहुत से लोग जो हैं इसको ठीक समझ लेंगे, बट अगर आपको मॉडिफायर्स क्या हैं, डेंगलिंग मॉडिफायर्स क्या हैं, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर क्या होते हैं, जो कि मैं आगे चल के ऑब्वियसली लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा डिटेल में, अगर ये पता होंगे, राइट, ग्रामर आपकी ठीक होगी, टेंसेस ठीक होंगे, तो आप फौरन डिटेक्ट कर लेंगे कि कहां गलती है। चलें पर इसके ऑप्शन देखते हैं। स्टॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू क्लाइंब बिगनिंग नेक्स्ट क्वार्टर, एक्सपेक्टेड टू क्लाइंब बिगनिंग, पूरा स्ट्रक्चर यहीं से गलत हो गया। ठीक है, वो एक्सपेक्टेड टू क्लाइंब बिगनिंग, ये अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश की, ये पूरा गलत हो गया। स्टॉक्स हैव बीन एट द historic lows since the start of the year, which are expected to sharply climb beginning next quarter. Ici the next stocks which have been at historic low since the start of the year, right, are sharply expected, again galti, sharply expected to climb in the next quarter beginning. Stocks which have been at historic lows since the start of the year are expected to climb sharply beginning next year. Option D. देखो सेंटेंस नजर आ गया, देखो और से देखो, स्टॉक्स उसके बारे में डिटेल है, which have been, क्योंकि प्लूरल है, which have been at the historic lows, यहाँ पर लो लफ्ज लिखा हुआ था, लो, यहाँ पर भी गलती होनी शुरू हो गई थी, यहाँ पर lows since the start of the year are, चूंकि स्टॉक्स प्लूरल है तो प्लूरल are, expected to climb के बाद हमेशा एडवर्ब आता है, adverb climb sharply, beginning next quarter। ठीक है, climb जैसे कहते हैं ना, he walks slowly, he walks briskly, adverb की गलती, तो ये adverb climb के बाद आना चाहिए, फौरन verb को modify कर रहा है, तो ये यहां पर आ गया। ठीक है, sharply beginning next quarter, so option D is there if you know that कि adverb क्या होता है, then if you know that कि एडवर्ब कहाँ प्लेस होता है, देन यू नो दैट कि मॉडिफायर के तौर पर वो कैसे यूज होता है, वो क्यों उसको मॉडिफायर कहते हैं, तो फिर आप उसको सही प्लेस कर सकोगे, उसकी मिस्टेक को डिटेक्ट कर सकोगे। तो इस तरह से आपके जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं वो होंगे। ऑप्शंस ये मैं डिफरेंट दे रहा हूँ। आई टोल्ड जॉन व्हेन द सेमिनार वाज ओवर वी शुड स्टडी फॉर द अपकमिंग एग्जाम, दिस इज अबाउट द मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, I told John when the seminar was over we should study for the upcoming exam, ये गलती है। I told John when the seminar was over we should study for the, इसकी वजह से ये मिसप्लेस है, पता नहीं चल रहा कि किस सेमिनार के बाद जॉन को बताया या स्टडी के बारे में बताया कि सेमिनार के बाद करनी है, दिस इज द कंफ्यूजन। So when the seminar was over I told John we should study for the upcoming exam। दूसरा देखें, I told John we should study for the upcoming exam when the seminar was over। तीसरा, I told John when the seminar was over that we should study for the upcoming exams। ठीक है जी, I told John we should study when the seminar was over for the upcoming exams। So these are 4 options जिसमें इस सेंटेंस को करेक्ट किया गया है। ठीक है, I told John, option C, when the seminar was over that we should study for the upcoming exam। तो misplaced modifier जो होगा, यानी misplaced modifier का मतलब कि modifier कहते हैं उस वर्ड, उस फ्रेज को या जो उस क्लॉज को मॉडिफाई करता है, उसको कंक्रीट शक्ल में लेके आता है, उसकी शक्ल बनाता है। जैसे ही वॉक्स, तो वॉक्स कैसे वॉक कर रहा है नहीं पता, वॉक करने का नहीं पता कैसे कर रहा है, हर इंसान के दिमाग में डिफरेंट पिक्चर बनेगी,
लेकिन द मोमेंट आई ऐड ब्रिस्कली तो मुझे वो पता चल जाता है कि अच्छा वो वॉक इस शक्ल से चल, इस तरीके से चल रहा है। ये जो ब्रिस्कली लगा है ये एडवर्ब है और इसने मॉडिफाई किया है द वर्ड वॉक को मॉडिफाई किया। आगे, कंप्यूटर्स बिगेन एज टूल्स। आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि ये क्वेश्चन किस तरह से होगा, लेंथी क्वेश्चन होगा और उसके अंदर कितनी बारीक बीनी से देखना होगा जवाब, तभी आप उसका जवाब डिटेक्ट कर सकेंगे। कंप्यूटर्स बिगेन एज टूल्स ऑफ बिजनेस एंड रिसर्च designed to automate tasks such as math information retrieval, but it is today a tool of personal communication, connecting us not only to information but to one another. अब यहां पर आपने ये हिस्सा है बट इट इज टुडे, इस हिस्से में आपने देखना है कि क्या गलती है। फिर सुने, कंप्यूटर्स बिगेन एज टूल्स ऑफ बिजनेस एंड रिसर्च। और मैं यहां पर दोबारा रुक के बोल रहा हूं, assuming that since you have completed the composition paper, मैं आपको बहुत सी चीजें स्किप करके या सरसरी अंदाज में बताते हुए आगे जा रहा हूं, डिटेल्स में नहीं जा रहा जब तक कि लेक्चर स्टार्ट नहीं होगा। सिर्फ एक दफा वो फॉर्मेट से आपको, आई एम ट्राइंग टू मेक यू एक्वेंटेड विद दिस द फॉर्मेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। कंप्यूटर्स बिगेन एज टूल्स ऑफ बिजनेस एंड रिसर्च designed to automate tasks such as maths and information retrieval, बट इट इज टुडे, ये अपॉस्ट्रोफी कॉमा के साथ कंजक्शन यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लग गया, और इट इज टुडे अ टूल ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, यहां पर गलती होगी, कनेक्टिंग अस नॉट ओनली टू इंफॉर्मेशन बट टू वन अनदर। तो इसकी गलती यहां पर कैसे ठीक करेंगे? इट इज टुडे अ टूल, टुडे दिस इज अ टूल, टुडे दीज टूल्स, ये देखें ये गलती, ये तो फौरन जो ऑप्शन होते हैं गलत ऑप्शन तो उनको फौरन एलिमिनेट करना होता है। Which today it is a tool, ये भी ऑप्शन है, जिनके दो सी और डी ऑप्शन जो है जिनको फौरन आपने निकालना है। इसी तरह से ऑप्शन टुडे दे आर टूल्स, गौर करें जरा, इट इज टुडे अ टूल, it is a today. Computers began as tools of business communication designed to automate tasks such as math information trivial, but it is today a tool, right? यहां पर लफ्ज़ है computers, यहां पर it is today, तो इट इज टुडे टूल, द सेम चीज थी। टुडे दिस इज अ टूल, अगेन सिंगुलैरिटी की बात हो रही है। टुडे दीज टूल्स, अगर टुडे दीज टूल्स आएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये कंप्यूटर से प्लूरल आना चाहिए, तो ये इसकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन खराब हो जाएगी। टुडे विच इट इज टूल, अगेन इट्स सिंगुलैरिटी, तो ऑप्शन देखें, टुडे दे आर टूल्स, कॉमा के बाद टुडे दे आर टूल्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी। सो ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन लगा के प्लस सिंगुलैरिटी ऐड कर दी गई, ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया, जबकि जो बात स्टार्ट हुई थी वो कंप्यूटर्स से थी जो कि प्लूरल था। तो कंप्यूटर्स बिगेन एज टूल्स ऑफ बिजनेस एंड रिसर्च डिजाइन्ड टू ऑटोमेट टास्क्स सच एज मैथ्स एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, टुडे कॉमा लगा के टुडे दे आर टूल्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, कनेक्टिंग अस नॉट ओनली टू इंफॉर्मेशन बट टू वन अनदर, राइट? सो बड़ा सेंसिबिलिटी के साथ सेंटेंस के एक एक एलिमेंट के ऊपर गौर करके आपको पता चल सकता है कि कहां पर गलती है, वंस यू हैव द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज ऑफ द ग्रामर। उसके बावजूद आपको इस तरह फोकस करना पड़ेगा। पेंटिंग आउटडोर सीन्स एम्फेसाइजिंग द इंटरप्ले ऑफ लाइट एंड डार्क, ये गौर करते जाना। पेंटिंग आउटडोर सीन्स एम्फेसाइजिंग द इंटरप्ले ऑफ लाइट एंड डार्क and to convey a sense of immediacy were all important characteristics of the impressionist movement. गौर करें कहां पर गलती है। Painting outdoor scenes, emphasizing the interplay of light and dark, and to convey, ये parallel structure की गलती आ गई है, ये parallel structure की गलती है। So such a lengthy sentence given and you have to detect where the problem lies. Here the problem lies. To convey a sense of immediacy. फिर आगे वर ऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंप्रेशनिस्ट मूवमेंट। अब हम इन ऑप्शंस को देखते हैं। पॉइंटिंग आउटडोर सीन्स, सॉरी, पेंटिंग आउटडोर सीन्स एम्फेसाइज, अगेन यहां पर गलती शुरू हो गई, क्योंकि पैरेलल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ये है कि जब व्हेन यू प्रेजेंट सेवरल आइडियाज व्हिच आर सिमिलर इन नेचर, व्हेन यू प्रेजेंट सेवरल आइडियाज व्हिच आर सिमिलर इन नेचर, यानी आइडियाज बेशक मुख्तलिफ हों लेकिन नेचर में सिमिलर हों, they should be presented in parallel construction.
उनकी ग्रामेटिकल फॉर्म या ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन पैरेलल होनी चाहिए। सो ये देखें, यहीं से हमें पता चल गया, जैसे यहाँ पर हमें, अगर आपको ये पता होगा कि ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या होती है, तभी आप ये मिस्टेक डिटेक्ट करेंगे कि अच्छा ये, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें हाईलाइट हुई हुई है, वहां पर एग्जाम में हाईलाइट हुई हुई है, आपने उस पर देखना है कि कहां पर इसकी गलती, ऑप्शन मिलते जुलते आएंगे। अगर आपको पैरेलल कंस्ट्रक्शन का आइडिया होगा तभी आप ये समझ सकेंगे कि उसने इस पॉइंट को क्यों कहा है गलत, और इसकी गलती मैं कहां से पकड़ूंगा। तो ये पेंटिंग आउटडोर और एम्फेसाइज अगेन, ये गलती दोबारा से शुरू हो गई, तो लिहाजा पहला ऑप्शन रिजेक्ट फॉरन। पेंट आउटडोर सीन्स, एम्फेसाइज द इंटरप्ले ऑफ द लाइट एंड टू कन्वेइंग, कन्वेइंग यहीं पे गलती होगी। अगेन पेंट एक था, फर्स्ट फॉर्म थी, फिर एम्फेसाइज एक था, फिर उसके बाद टू कन्वेइंग, इन्फिनिटिव लगा के कन्वेइंग लगा दिया, जेरेंड लगा दी, ये गलती हो गई। Painting outdoor scenes, emphasizing the interplay of light and dark, and conveying a sense of immediacy were all. This is the option. ठीक है, एक और देख लेते हैं। Painting outdoor scenes, चूंकि मैं पूरा नहीं पढ़ा, भी देख लेता हूं। Painting outdoor scenes, emphasizing the interplay of light and dark, and conveying a sense of immediacy was all. यहां पर एक गलती आ गई, was all। तो चूंकि वो तीन एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा कन्वेइंग सेंस वाला एलिमेंट, ये सारों के लिए प्लूरल आएगा। तो दिस ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन बिकॉज इट प्रेजेंट्स अ पैरेलल कंस्ट्रक्शन, पेंटिंग, एम्फेसाइजिंग एंड कन्वेइंग, और फिर उसके साथ वर्ब का इस्तेमाल ऑप्शंस के लिहाज से। और ये देखें कितना इल्यूजन है, क्रिएट किया एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक है। वो कौन सी है? वो जो वर्ब लगाया है, विंग वर्ब लगाया, वो वॉज है, सिंगुलर को शो कर रहा है, जबकि ये प्लूरल है, और ऑब्वियसली इसके साथ वर्ड ऑल लिखा हुआ है। ठीक है जी। इसी तरह से ये आपको मैंने ग्रामर की, मैंने अभी आपको बताया था कि आई वुड लेट यू नो कि इस तरह से ऑप्शंस दिए जाएंगे। ये मैंने सारी डिटेल्स बताई कि इस कैटेगरीज में आएंगी। और पैरेललिज्म की मैंने दिखा दी, मॉडिफायर की दिखा दी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की दिखा दी, मिसप्लेस एंड एग्री की दिखा दी, प्रोनाउन रेफरेंस की दिखा दी, और कुछ चीज़ों को मैंने नहीं यहाँ पे दिखाया, ऑब्वियसली क्लास के अंदर देखेंगे। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी के अंदर। सिनोनिम एंटोनिम्स, ऑब्वियसली आपको पता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड ऑफ्टन कंफ्यूज, जिसका मतलब होता है कि हैविंग द सेम साउंड्स, स्पेलिंग्स मीनिंग डिफरेंट, और मे बी हैविंग द सेम साउंड सेम स्पेलिंग्स बट मीनिंग डिफरेंट, राइट। तो ये इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल मैं यहाँ पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी आप अपनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये जैसे वर्ड है क्यूमिन, और इसके लिए ये सिनोनिम्स है। ये चार ऑप्शंस दे दिए गए हैं। यू हैव टू सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, ऑब्वियसली द विजडम, राइट। उसके बाद हैपलेस, डोमिनेंट, अनलकी, इंजीनियस एंड मिटिगेंट। ऑब्वियसली लकी, अनलकी, आप ऑप्शन एक सेलेक्ट कर लेना है चारों में से, ठीक है जी। इसके बाद एंटोनिम्स आ जाएंगे जी। एब्ज्योर के चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इसी तरह से फैलेशियस, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट। आई मीन यू हैव टू फैलेशियस करेक्ट, इस तरह से आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने। इसकी मैं डिटेल ज्यादा नहीं बता रहा, बस आपके सामने एक ऑप्शन रख रहा हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से इस तरह से होगा कि शी वर्क्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज। ये है वो आर्ट जो आपको हम कहते हैं कि प्रेसी में भी आना चाहिए, यूजिंग फ्यूस्ट पॉसिबल वर्ड्स रादर देन राइटिंग मैक्सिमम वर्ड्स। और अभी भी मैं जो जितनी भी प्रेसी की क्लासेस ली और मैं एक्सरसाइजेस करवा रहा हूँ, मैंने ये देखा कि ये स्टिल आदत अभी भी परसिस्ट कर रही है। अभी तक किसी ने ये अपने अंदर आदत डेवलप नहीं की, नहीं सीखा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है, रादर देन राइटिंग मेनी वर्ड्स, हाउ टू राइट फ्यूस्ट पॉसिबल वर्ड्स। किसी ने अभी तक नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी सिर्फ एक ही रीजन है, स्टूडेंट्स आर अनएबल टू मिटिगेट फ्रॉम देयर माइंड। Students are unable to mitigate from their mind the very belief कि जिस प्रेसी के अंदर वेबॉसिटी होनी चाहिए, बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स होने चाहिए। डिफिकल्ट वर्ड्स को दे अनफॉर्चुनेटली दे कॉल क्वालिटी वर्ड्स। क्वालिटी वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन जो स्टूडेंट्स ने की है वो है डिफिकल्ट वर्ड्स, राइट। और उस वजह से वो इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उनको यही नहीं पता चलता कि हम एक ही बात को हम मैक्सिमम वर्ड्स में कैसे कह रहे हैं, जबकि हमें उनको फ्यूस्ट पॉसिबल वर्ड्स में कहनी है। तो इस तरह से होगा जी। शी वर्क्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी। डिपार्टमेंट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी, तो हम जेनेसिस, टर्मिनोलॉजी, लेक्सिकोग्राफी और बायोग्राफी। तो अगर आपको पता होगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, वोकैबुलरी आपकी होगी, तो आप देख लेंगे कि कंपाइलिंग डिक्शनरी के आर्ट को लेक्सिकोग्राफी कहते हैं, राइट। इसी तरह से राशिद हैज
always been the one who looks at the brighter side of everything. So the one who looks at the brighter, कितने words हैं? 1 2 3 4 5 6 7, right? तो उसकी जगह आपने optimist एक word select करना है. So Rashid has always been the optimist. तो बड़ी सिंपल एग्जांपल दी है ना. मैं यहाँ पर तो आपको बेसिकली फॉर्मेट समझाना था, इतनी डिटेल में तो जाना नहीं था, और इसमें मैंने सिंपल एग्जांपल देनी थी. जो मैं लेक्चर्स दूंगा, लेक्चर्स के बाद जो प्रैक्टिस होगी उस पर असल क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग देनी है. इसी तरह से शी इज गॉन टू फार एंड विल नेवर प्ले अ डुअल रोल इन एक्सेप्टिंग हर मिस्टेक्स. सो यू हैव टू नो कि कौन सा यहाँ पर टू गलती कौन सी है, टू TOO वाला फॉर, and will never play a dual के spelling DUEL DUAL and dual लफ्ज आ जाएगा. तो ये C option यहाँ पर select करना, B and C option are to be selected. And again I would say कि obviously they would not give you as simple as these questions are, right? इस वक्त समझाने के लिए मुश्किल क्वेश्चन लिखने जरूरी नहीं थे, इसलिए सिंपल ऑप्शंस लिखे हैं. फिर इसी तरह से Wales is famous for its rainy weather and its giant peaks. अब मुझे पता है कि एक ही साउंड देने वाले, ये होमोफोन्स में बता रहा हूं, सारे होमोनिम्स एंड होमोफोन्स. मुझे पता है जैसे ये पीछे ये एक जैसे स्पेलिंग्स के लिए THERE और THEIR में अभी भी कितने लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं, मेरे पूरे लेक्चर होने के बावजूद ट्यूटोरियल में अभी भी गलतियां कर रहे हैं. THERE THEIR THEN और THAN दैन के दरमियान गलती कर देना. सिमिलर जो साउंड्स लग रही होती हैं, स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, मीनिंग डिफरेंट होते हैं, उसमें अभी भी मिस्टेक्स करते हैं. वो देखो ना, THEIR THERER, ये वो है जो हर कोई यूज कर रहा है, उसके बावजूद उस पर गलती नहीं खत्म हो रही. THEN और THAN, देन और दैन की गलती अभी तक नहीं खत्म हो रही. ये तो फिर दूसरे मैं क्वेश्चन वर्ड्स बता रहा हूँ, ठीक है ना. और मैं जो बता रहा हूँ अभी उसके बावजूद सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन एग्जाम में डेफिनेटली डिफरेंट क्वेश्चन देंगे. ये टेस्ट अगर कोई मुझे पूछे कि ये इंग्लिश के साथ साथ क्या है, तो मैं कहूंगा मोर देन इंग्लिश, इट इज द टेस्ट ऑफ योर अलर्टनेस ऑफ माइंड. इट इज द टेस्ट ऑफ योर अलर्टनेस ऑफ माइंड. आप कितने फोकस्ड हैं, कितना ध्यान से काम कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट दैट. तो वेल्स इज फेमस फॉर, अगर किसी को पता होगा, अभी मैं देखता हूं कि वेदर WHETHER और WEATHER वेदर के दरमियान बहुत ज्यादा कंफ्यूज है. उनको पता ही नहीं चलता स्टूडेंट्स को कि वेदर, ग्रामर का वेदर कौन सा है आया जिसका मतलब है, और वेदर मौसम वाला वेदर क्या है. वो अभी भी उसके दरमियान बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे होते हैं. तो इसी तरह से जब इंसान तेजी में पढ़ता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो वैसे ही प्रेशर होता है कि जल्दी जल्दी करें, कहीं टाइम ना गुजर जाए, तो वो नजर ही नहीं आता जो असल वर्ड है, वो एल्यूजन माइंड दिखा रहा होता है. तो इस वेल्स को पता होना चाहिए, ये मछली को कहते हैं, ठीक है. विच फेमस फॉर इट्स रेनी वेदर, तो वेदर की जिक्र हो गया, वो मछली के साथ जिक्र नहीं होगा, राइट. ये किसी जगह का जिक्र है, और वो है वेल्स, इंग्लैंड की जगह, इंग्लैंड के साथ जो है वेल्स स्टेट, वेल्स ये आएगा. तो पहले तो आप इसको ठीक करेंगे, वेल्स इज फेमस फॉर इट्स रेनी वेदर एंड इट्स जायंट लीक्स. ये लीक्स नहीं है, और लेक भी नहीं आएगा, दिस इज लीक्स. लीक्स ये पौधे का नाम है, खास पौधे का नाम है, लीक्स, राइट. तो ये डेफिनेटली इफ दे अंडरस्टैंड and they are alert, they could be able to differentiate between two different apparently similar words, maybe in spellings. वो पता चल जाएगा उनको कि कौन सा राइट वर्ड है. अब आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन. दोनों ऑप्शन बता दिए, ग्रामर का ऑप्शन बता दिया, उसकी एग्जांपल्स दे दी, वोकैबुलरी का ऑप्शंस बता दिए, उसकी एग्जांपल्स दे दी, और अब आ जाएंगे कॉम्प्रीहेंशन की तरफ. What does reading comprehension test? मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या चीज टेस्ट कर रहा होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इटसेल्फ क्या टेस्ट कर रहा होता है. मैं स्क्रीनिंग की बात नहीं कर रहा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इटसेल्फ आपके अंदर क्या टेस्ट करता है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वैरायटी ऑफ थिंग्स को असेस करता है, आपकी रीडिंग सेंसिबिलिटी को. सब स्टूडेंट्स को पता है कि मैं आई बीन स्ट्रेसिंग अ लॉट कि पहले अपनी रीडिंग हैबिट्स बनाओगे तो सेंसिबिलिटी डेवलप होगी. And students are reluctant to develop their or build their reading habits. Not to speak of the sensibility, they hardly focus on building up their habit of reading. और इस वजह से फिर वो they keep facing the problems. जितने भी लोग बेहतरीन इंटेलिजेंट होने के बावजूद अभी भी प्रेसी नहीं लिख पा रहे हैं, आप में से बेशुमार स्टूडेंट ऐसे जो मुझे चेक भी करवाने आते रहे होंगे, आप में से ऐसे होंगे स्टूडेंट्स,
उनको पता है कि वो अभी भी क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, और उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यही है कि हैबिट्स है ही नहीं है, सेंसिबिलिटी कहां। अपैरेंटली सिंपल नजर आने वाला पैराग्राफ, सिंपल पैसेज नजर आने वाला भी उनको वो सेंस नहीं कर रहे होते कि उसके अंदर मेन थीम क्या है। ठीक है कि नहीं? तो कॉम्प्रीहेंशन इटसेल्फ का मकसद ही ये है कि ये सेट चेक की जाए, रीड एंड डिटरमिन द मेन आइडिया, ताकि आपको पता चल सके मेन आइडिया क्या है। रेलेवेंट एंड सपोर्टिंग डिटेल्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप आइडेंटिफाई कर सके, स्टिल स्टूडेंट्स के नॉट। फैक्चुअल और नॉन फैक्चुअल के दरमियान आप डिस्टिंग्विश कर सके, नहीं हो पा रहा होता। रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें, कंपेयर कहाँ करना है, कहाँ रिलेट करना है, सिंथेसाइज करना है इंफॉर्मेशन, और फिर कैसे सिलेक्ट करके रेलेवेंट जो आपको चाहिए इंफॉर्मेशन उस अंदाज में ऑर्गेनाइज करना जैसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके मुताबिक जवाब देना। दिस इज व्हाट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट्स थ्रू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, जिसके लिए स्टूडेंट एक्चुअली तैयार नहीं हो पाता, एंड तक नहीं हो पाता। प्रेसी पे जोर तो होता है लेकिन वो भूल जाता है स्टूडेंट कि प्रेसी का पहला कंपोनेंट उस पैसेज को सेंस करना है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जॉब इज टू सेंस the passage, the content, the complex content, intellectual content wrapped in complex language, फिर उसको लिखना है। वो नहीं उसको कर रहे होते तो वो फिर कैसे प्रेसी लिखेंगे? ये तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का तो जवाब फिर वो दे ही नहीं सकते, ऑलरेडी उस पर भी प्रॉब्लम आ रहा होता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कंपेयर टू प्रेसी इजी होती है, उसके बावजूद नहीं करते। यहां पर ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इस चीज को समझ जाएं, इन सारी चीजों को, कि आपकी कितनी सेंसिबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ टिपिकल क्वेश्चंस विद मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिया जाएगा, जिससे आपको जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे शुरू में, आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ठीक होंगे कि अच्छा इस सवाल का जवाब आप क्यों गलत दे रहे हैं। क्या सवाल को सही नहीं समझ पाए, या ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए अलर्टनेस ऑफ माइंड और फोकस नहीं था? ये आप डिटेक्ट भी कर पाओगे कि आपका प्रॉब्लम कहां पे है। क्वेश्चन को सही समझ नहीं पाए, या सिमिलर ऑप्शंस के दरमियान जो मैन्यूटेस्ट मिस्टेक्स थी उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, या वाकई आपकी हैबिट्स और सेंसिबिलिटी नहीं है रीडिंग की, और फिर आप उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। तो मैंने क्लास में बताया हुआ सबको, जो मेरे क्लास के स्टूडेंट थे, जो नहीं है वो भी सुन लें कि कॉम्प्रीहेंड का मतलब मेंटली ग्रास्प करना होता है। इट डज नॉट मीन कि जस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि नॉर्मली तो डेफिनेटली डिक्शनरी के अंदर भी लिखा है कॉम्प्रीहेंड मीन जस्ट अंडरस्टैंड, लेकिन उसको सिर्फ इतना महदूद नहीं समझना। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आपको ये लफ्ज ज़हन में बिठाना पड़ेगा कि ग्रास्प मंथली, यानी फुल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के साथ आपने उस पूरे आइडिया को ग्रास्प करना होता है, जिसका मतलब इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का ये है कि आपने कहाँ रिलेट करना है, कहाँ एनालाइज करना है, कहाँ इंफॉर्मेशन को एवेल्युएट करना है, क्रिटिकली एवेल्युएट करना है, एनालाइज करना है, रिलेट करना है, सिंथेसाइज करना है। ये सारे आपके इंटेलेक्ट के जो, यानी ब्रेन के आपके पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, तब आप उस इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, और जो कि डेफिनेटली लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी में एंगेज होगी, कैमोफ्लैज्ड होगी, उसको आप डिटेक्ट कर सकें। लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि सेंटेंस कॉम्प्लेक्स अंदाज में लिखा होगा। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स अंदाज से क्या मुराद है? अभी थोड़ी देर पहले हमने जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए क्वेश्चंस देखे हैं, उनमें सारों की जो स्टेटमेंट्स थी, मैंने काफी लेंथी स्टेटमेंट्स लिखी थी जिनमें काफी पंक्चुएशन भी इस्तेमाल हुई थी, तो इसी को लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। यानी इस अंदाज से वो सेंटेंस लिखा हो कि आप अगर ग्रामेटिकल या लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं है तो आप उस ग्रामर के या सेंटेंस के को ही डिकोड नहीं कर पाओगे, और फिर उसके अंदर जो छुपा हुआ जो कॉन्सेप्ट है या आइडिया है या थॉट है उसको ही नहीं पिक कर पाओगे। जैसे कि मैंने 2019 की प्रेसी जब मैं बार बार करवा रहा हूँ, तो वो अक्सर लोग उस पूरी प्रेसी का जो एक आखिरी पोर्शन आता है उसको सेंस ही नहीं कर पा रहे होते हैं, वो गलत कर रहे होते हैं, हम उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। तो कॉम्प्रीहेंडिंग द टेक्स्ट, आंसरिंग द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स, व्हाट इज स्टेटेड, व्हाट इज इम्प्लाइड। ये बात आप समझ लें कि आपने उस पूरे टेक्स्ट के पोर्शन को जो दिया होगा, छोटे छोटे टुकड़े दिए होंगे, उस पूरे टेक्स्ट को समझना। जारी बात है लेंथी पैसेज नहीं दिया जाएगा, यहां पर टुकड़े दिए जाएंगे, छोटे छोटे पोर्शन दिए जाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर उसने मेन आइडिया से रिलेटेड पूछना है तो वो हिस्सा देगा जिस पर मेन आइडिया छुपा हुआ है। अगर टोन से रिलेटेड देगा तो वो लाइनें उठाएगा जो टोन से रिलेटेड है, उसके अंदर वो डेफिनेटली आपको डिटेक्ट करना है, उसको सेंस करना है पहले।
तो पहले उस टेक्स्ट को सेंस करना, फिर उस क्वेश्चन का जवाब देना, जो कि दो शक्लों में हो सकता है कि एक वो होते हैं क्वेश्चन जो स्टेटेड क्वेश्चन होते हैं, और एक वो होते हैं जिनको इम्प्लाइड यानी इन्फर करके बताना होता है, जो इम्प्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, इन दोनों का जो क्वेश्चंस का जवाब जो देना है, इससे ज्यादा मुश्किल काम यह है कि ये टाइम सेंसिटिव जॉब है। टाइम सेंसिटिव जॉब यह है कि यू हैव टाइम रिस्ट्रेंट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, you have to sense the text and answer that question, which in reality is not the case in composition paper. वो कि वहां पे भी टाइम रिस्ट्रिक्शन तो है, लेकिन वो एक ना मेंटली जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ना कि इतने सेकंड्स के अंदर आगे जाना है, इतने मिनट के अंदर आगे जाना है, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना इंटेंस नहीं होता, होता जरूर है बट इतना इंटेंस नहीं होता जितना यहां पर वो एक सर पे तलवार लटक रही होगी कि विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, यानी 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए है, जो कि आपको 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं, राइट। तो 1 मिनट के अंदर ही आपने एक क्वेश्चन को करना है, राइट। अब उसी के अंदर आपने वो टेक्स्ट को समझना, और उसी के अंदर वो सवाल को समझना, और उसी के अंदर वो ऑप्शंस को समझना, that really requires enormous amount of practice. But ladies and gentlemen, let me tell you कि अगर आप ये एक दफा कर गए, जो कि बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लग रहा है, ये आपको कंपोजिशन पास शुरू करवा देगा इंशाल्लाह। अगर आपने इसको समझ के तैयारी वाकई डिवोशन के साथ की तो आप कर लेंगे। ये देखें, ये एक पैसेज है जी, इट इज टू बी एक्सपेक्टेड दैट बाय द ईयर 2050, ये जरा गौर से देख लेना सवाल, पैसेज, it is to be expected that इस तरह से टेक्स्ट होगा इस साइज का, by the year 2050 people's eating habits will have changed beyond recognition. With the worldwide growth in population, very many new mechanical and scientific methods will come into being to step up food production. There may well be an end to food as we know it today. In fact, meals as we know them may become a thing of the past. Food constituents and vitamins may be taken in the form of capsules, tablets, and pills. The thought of these highly artificial food constituents replacing present day foods may not be very relishing, but they may be the answer to food shortage and world famine. अब इस तरह से एक वो टेक्स्ट दिया गया होगा छोटा सा, और उसके नीचे क्वेश्चंस और ऑप्शन होंगे, जैसे ये, it is suggested in the passage that at a not too distant date, और से देखो पैसेज में सवाल है, सजेस्ट किया गया है कि नॉट टू डिस्टेंट डेट में क्या होने वाला है। अब ये देखो, द वर्ल्ड विल फेस सीवियर famine, the rate of growth in this world population will have been slowed down, the world's food production will decline tremendously despite the population growth, methods of advertising food product will change drastically, our traditional eating habits will have been completely replaced. So आपने उस अगर गौर करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबका छोटा छोटा कहीं ना कहीं जो क्लू है वो आपको वहां पर मौजूद होगा। अगर आपने तेजी की, मेरी यहाँ पर बात सुन लो, मुझे अभी भी पता है, जैसे मैंने अभी लेक्चर को स्टार्ट किया था तो माशाल्लाह 2 बच्चों ने, अभी भी मेरे सामने वो टेक्स्ट मैसेज मेरे पास है, मगर मैं वो नाम नहीं बच्चों के लूँगा ऑब्वियसली। मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े, हमेशा सबको पता है जो मेरे पास पढ़े हैं कि मैं स्टूडेंट्स का बड़ा ख्याल रखता हूँ, बड़ी उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखता हूँ, उनकी ईगो का बड़ा ख्याल रखता हूँ। मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, अल्लाह के फजल से, दानिस्तगी से नहीं मैंने कभी हर्ट किया, ना दानिस्तगी में तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन दानिस्ता मैंने कभी स्टूडेंट किसी की को ना डिसहार्ट किया, ना डिस्करेज किया, और ना ही कभी इंसल्ट, तो दूर की बात, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, डांट डपट जरूर चलती रहती है। तो ये यहाँ पर भी मेरे सामने 2 स्टूडेंट्स ने ना जवाब दिया हुआ है, मतलब मैं समझा रहा हूँ और वो मुझे जवाब दे रहे हैं, मैं उसकी बेस पे कह रहा हूँ कि अभी भी मुझे पता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जवाब सेलेक्ट कर रहे होंगे। यही चीज आपको समझनी है कि ऐसा नहीं करना, इन आदतों से बचना है। Many times in my classes I've said that students do not fail because of any lack of their ability. They fail because of their habits. They build up over a period of time. So मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये सारे ऑप्शंस जो हैं ए से लेके ई तक, ये सारे कहीं ना कहीं आपको वहां पर एक उसका इल्यूजन वहां पर मिल रहा है। अगर आपने पैसेज सही सजेस्ट पढ़ा हुआ, ठीक है,
तो आपको पता चल जाएगा कि इस सवाल का जवाब कहां पर है। मैं एक आइडिया देता हूं आपको, सिर्फ आइडिया। आई एम नॉट टेलिंग यू राइट नो द आंसर, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। वो आइडिया ये है कि जब भी किसी क्वेश्चन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो, जो कि मैं टेक्निक्स रीडिंग में जाके बताऊंगा भी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये याद रखो कि जिस चीज की पेनिट्रेशन पूरे पैसेज में नजर आए, जिसकी पेनिट्रेशन पूरी पैसेज में नजर आए, वो ही उसका जवाब होता है। उस ऑप्शन को जिसका रेफरेंशियल जिक्र हो, जस्ट एक टच हो, उसको क्वेश्चन को इमीडिएटली सिलेक्ट नहीं, उस ऑप्शन को इमीडिएटली नहीं सिलेक्ट करें। पेनिट्रेशन से क्या मुराद है? एक तो मैं ये कह सकता हूं कि जिसके गिर्द पूरी टॉपिक रिवॉल्व कर रहा हो, वो बात शायद समझना आपको आए। लेकिन ये जो पेनिट्रेशन का लफ्ज है ना, ये समझ आ जाएगा। पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मैं ये ना करना कि इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना खुदा के लिए। जैसे कि ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन का लफ्ज है, डिक्लाइन का लफ्ज है, ट्रेमेंडस है, पॉपुलेशन ग्रोथ है। इन वर्ड्स की या इन जैसे मिलते जुलते वर्ड्स की डिस्कशन बार बार चल रही होगी, राइट? यानी उसका फूड प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा बात कर रहा हो सकता है ट्रेमेंडस और पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर बात। तो ये पेनिट्रेशन जब नजर आए, जिसकी पेनिट्रेशन ज्यादा नजर आए, वो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है कि नहीं? अब आप जाके पीछे देखें कि फेमिन का जिक्र कहां हुआ होगा, आपको नजर आएगा। वो तो बिल्कुल आखिर में एक पॉइंट है, ये वर्ल्ड फेमिन बस। और उसके लिए पॉसिबिलिटी का लफ्ज यूज कर, दैट मे बी द आंसर टू फूड शॉर्टेज एंड फेमिन, दैट मे बी द आंसर। तो ये तो टॉपिक नहीं है, उस पर पूरे में सजेस्ट तो नहीं कर रहा। इसी तरह से अगर आप देखो, द रेट ऑफ ग्रोथ इन दिस वर्ल्ड पॉपुलेशन विल हैव बीन स्लोड डाउन। ठीक है ना? ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ इन दिस वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ का मौजू तो है ही नहीं इस पर डिस्कस हो रहा। इस पूरे को देखें, इट इज टू एक्सपेक्टेड दैट बाय द ईयर पीपल्स ईटिंग हैबिट्स विल हैव चेंज्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन। यहीं पे बात कर रहा था। और फिर ये जो हैबिट्स चेंज होगी, इसके पीछे कैसे चेंज होंगी? क्योंकि उसके ऑप्शंस आगे होंगे। वो कौन से होंगे? वो पिल्स यूज करेंगे, टैबलेट्स यूज करेंगे, विटामिन वहां से आ जाएंगे। ठीक है? इसी तरह से अगर इधर देखें, प्रोडक्शन विल डिक्लाइन ट्रेमेंडसली डिस्पाइट द पॉपुलेशन ग्रोथ, ये बात ही नहीं हो रही। मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग फूड प्रोडक्ट्स विल चेंज ड्रास्टिकली, ये भी एक मेथड की बात शायद एक जगह पर कहीं हुई है। आवर ट्रेडिशनल ईटिंग हैबिट्स विल हैव बीन कंप्लीटली रिप्लेस्ड। दिस इज द ऑप्शन, दैट इज द टॉपिक, राइट? तो इस तरीके से आपने बड़े ध्यान से ऑप्शंस को देख के उस पूरे पैसेज को सेंस करके एक ऑप्शन को निकालना होगा। पहली बात, अगर आपको क्वेश्चन समझ आए। नंबर 2, आपको ये आंसर की मेथडोलॉजी पता हो, तरीका पता हो कि कैसे आंसर को ढूंढते हैं, किस बात की जो पॉइंट है वो कहां मिलेगा। देखो, इट इज सजेस्टेड इन द पैसेज, नॉट टू डिस्टेंट डेट, राइट? इसी तरह द ऑथर पॉइंट्स आउट दैट आर्टिफिशियल फूड, वो पॉइंट आउट करता है आर्टिफिशियल फूड के बारे में। क्या पॉइंट आउट करता है? विल अनफॉर्चुनेटली बी डेफिशिएंट इन विटामिन्स, कहीं बात ही नहीं हुई। कैन बी इकोनॉमिकली एंड इजीली प्रोड्यूस्ड, कहीं इतनी बात ही नहीं हुई थी ज्यादा। इज नॉट प्रैक्टिकल बट इट इज डिलीशियस, ये तो बात ही नहीं हुई, राइट? मे प्रोवाइड ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ए फूड वर्ल्ड फूड शॉर्टेज। अब ये देखो, ये ऑप्शन क्लिक करना शुरू हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पर हमने बात है, दैट मे बी द आंसर टू फूड शॉर्टेज एंड वर्ल्ड फैमिली, रिप्लेसिंग प्रेजेंट डे फूड्स में नॉट बी रिलेशन, राइट? ठीक है, किधर गया? will appeal greatly to the majority of the people, so option D आपको नजर आ जाएगा। points out that artificial food क्या करेगा? may provide a solution to the problem of a world food shortage। so अगर जिस तरह मैं आप देख लें कि मैं आपको आंसर जब बता रहा हूं तो कैसे तरीके से 1 by 1 एक एक पॉइंट के ऊपर लेके जा रहा हूं। आप जो मेरे पास पढ़े उनको पता है, मैं उधर भी इसी तरीके से गाइड करता था, ये वर्ड्स ऐसे होंगे, इस तरीके से आपने गौर करना है, तो आपको वो ऑप्शंस नजर आएंगे। The main point emphasized in the passage is that, कौन सा मेन पॉइंट emphasize किया गया? Present eating habits must be preserved। अच्छा जी, कहीं नहीं ऐसी बात हुई must be preserved, होनी चाहिए, ये तो कहीं नहीं बात की। In the 21st century, the widespread use of artificial food will be inevitable। है जी, widespread use of artificial food will be inevitable। अच्छा, famine and food shortage in the world can only be overcome by reducing the population growth rate। इस पर बात ही नहीं हुई, ये बात ही नहीं हो रही कहीं। Artificial goods need not conflict with traditional eating habits, artificial goods की बात ही कहीं नहीं हो रही। Mechanical and scientific methods are indispensable for the production of vitamin, कहीं बात नहीं हो रही। तो ऑप्शंस आपको सामने नजर आना शुरू हो जाएगा कि कहां पर लिखा। In 21st century, the widespread use of artificial food will be inevitable। मेन पॉइंट ये एम्फेसाइज कर, राइट? ठीक है जी।
ये अब जरा थोड़ी देर के लिए नवीद चैट बॉक्स ऑन करें, जरा मैं देखूं जवाब कोई देते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पूछना है इनसे। नवीद। चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। हाँ बॉक्स ऑन करने बोले ना ये तो। हम जिंदा हैं सर। मैंने अब नजर दौड़ाई है, देखो कैसे इन्होंने जवाब देने शुरू किए हैं। हाँ हम जिंदा हैं। अच्छा राइट हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मुझे बता दो, अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, बातें समझ आई हैं कुछ? बातें समझ आई हैं, कंफ्यूजन तो नहीं पैदा होगी? बातें समझ आ गई हैं, ओके। कंफ्यूजन नहीं है और मुश्किल भी चीजें नहीं है, हो जाएंगी। अब जब हम लेक्चर शुरू करेंगे तो समझ आ जाएंगी, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया था कि मैं कितनी चीजें स्किप करूंगा, कितनी चीजें आराम से बताऊंगा, कौन सी चीजें फिर आगे लेक्चर में होंगी। ओके ठीक हो गया जी। ठीक है राइट। ये सारा बताऊंगा ना, अभी बाकी चीजें और भी चलेंगी। ओके अभी अभी आप एक काम करें, अच्छा आप अब रुके। ओके अभी ब्रेक 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 लगाओ, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। आई वांट, पता क्या, अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने ना 8 बजे आपके क्वेश्चन अपलोड करवाने हैं। एक फॉर्मल सा टेस्ट दिया जाएगा, एक छोटा सा टेस्ट दिया जाएगा, वो आप करेंगे, समझ आएंगे। अभी समझाऊंगा, अभी आप सुने मेरी बात। अब टेक्स्ट ना करें यार, एक पता नहीं कितना स्टूडेंट बैठा हुआ है, प्लीज अभी आप टेक्स्ट ना करें बेटे। कोई बात नहीं, जो कंफ्यूज भी है ना, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। आपकी कंफ्यूजन अभी नहीं बनी होंगी, बहुत सी चीज़ों के सबब, बहुत सी पीछे चीज़ें होती हैं। अच्छा ये नाम नहीं मैं लूंगा, लेकिन इनमें से है कि आई कंफ्यूज। कंफ्यूजन इज नॉट दिस, कंफ्यूजन इज यू नो एट द बैक। ओके बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये करें जी, सब लोग ये इस पैसेज को पढ़ लें, छोटे से पैसेज को, और अपने अपने तौर पर इसके मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर्स बना के रखें। उसके बाद मैं पहला लेक्चर शुरू करूंगा, थोड़ा सा मैं लेक्चर दूंगा, 30 मिनट्स के अंदर कोशिश करूंगा, और उसके मुताबिक हम देखेंगे कि क्वेश्चंस आपको दिए जाएं, वो 8 बजे के करीब आपको देंगे। नवीद मेरे ख्याल आप देंगे 8 बजे क्वेश्चन इनको? जी सर, मैं इनको लिंक शेयर कर दूंगा इधर ही लिंक शेयर चैट कर देंगे बॉक्स 8 में। बजे। जी तो सर। हम ना, मैं ये 10 मिनट ये कर लें, 10 मिनट के बाद मैं वो थोड़ा सा लेक्चर दूंगा, और उसके बाद वो क्वेश्चन एक टेम्परेरी तौर पर कुछ कर लेंगे, फिर आगे उसको डिटेल में हम फर्स्ट लेक्चर में प्रॉपर जाके डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये जरा देख लें जी, ये पैसेज आप लोग काइंडली क्विकली पढ़ लें। आई गिव यू टाइम, मैं इसके लिए आपको 4 मिनट्स दे रहा हूँ। 4 मिनट्स पे पढ़ें, जस्ट रीड इन 4 मिनट्स, ओनली 4 मिनट्स। रीड ईच एंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली। ओनली 4 मिनट्स। आई शुड गिव यू 3 मिनट्स आई थिंक। पिछली क्लास को मैंने 3 मिनट्स दिए थे, चले मैं रिड्यूस कर देता हूँ जी, 1 मिनट, 3 मिनट्स कर ले। नवीद ये चले। नवीद आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर, मैं सुन रहा हूँ। ये कौन है? एक आपके साथ पैनलिस्ट में महरीन है, और दूसरी महरीन है, नाम क्या बताया आपने? अबीर मसूद है हमारे साथ और सर। दूसरी कौन है? महविश है? नहीं, बस सिर्फ अबीर ही है। और अच्छा जी सर। अच्छा, वो नाम लिखा आ रहा है ना, महविश होस्ट एंड पैनलिस्ट, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग।
अच्छा ठीक है सर। मैंने कहा अगर वो है पैनलिस्ट है तो शी कैन टॉक टू मी डायरेक्टली, उनको सिर्फ मुझसे कनेक्ट करें अगर इफ देयर इज एनी नो प्रॉब्लम। सर, वो स्टूडेंट है, मैं वैश्य अच्छा स्टूडेंट अबीर अच्छा है अच्छा, हमारे साथ। ओके ओके, नो इशू। चलें जी, अब ये देखें ऑप्शंस, दीज आर ऑप्शंस। ये देखें और अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके रख लें। 1 मिनट, अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके रख लें। अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके रख लें एंड देन आई प्रोसीड। देन नेक्स्ट, select any one option, one of these options. Next option. ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करके रखनी है, मुझे नहीं भेजना है ना, मैं देख रहा हूँ किसी चैट को। चैट मेरा ख्याल है उन्होंने बंद किया, बट आई डोंट वांट टू सी इवन द चैट। आप अपने पास बस सेलेक्ट करके रखें, बाद में मैं बात करूंगा इसके ऊपर। आई एम नॉट ओपनिंग एनी डिस्कशन हियर। As I've said, you just keep noted with you to not tell me because chat is blocked. I think stopped. It has been stopped. ठीक है जी, चलें। अच्छा जी, अभी रुकें जी, रुकें 1 मिनट। नवीद एक काम कर लेते हैं, जी सर। आई थिंक इनको 10-15 मिनट दे दें, ब्रेक के दे देते हैं। जी ब्रेक के सर बाद ठीक। मैं थोड़ा लेक्चर स्टार्ट करता हूँ 8 बजे, फिर या 8:10 पे हम वो कर लेंगे इनको, उस पर ले क्विज जाएंगे। ले लेंगे इनसे, वो हाँ, जो वो क्विज ले लेंगे, मैं पहले जो लेक्चर दूंगा ना उस लेक्चर से रिलेटेड क्विज हो जाएगा। 7:35 तक इनको ब्रेक दे देते हैं, जिन्होंने नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़ हाँ, ले। 10-15 मिनट, वो जैसे नॉर्मल 10-15 मिनट की ब्रेक होती है, ब्रेक देते हैं दस पंद्रह जी, मिनट 7:40 पे काइंडली दोबारा आ जी जाइएगा तो जी हम जी, स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 7:40 पे आ जाएंगे आप लोग। जी, ठीक थैंक यू सर। है, ओके।
result of this would be, the result of this would be that you would definitely miss what you have asking, because that might have been told, that might have been explained. हो सकता है कि मैं उस वक्त वही पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं और आप उसके ऊपर क्वेश्चन करें, तो डेफिनेटली उससे फिर टाइम ज्यादा लग जाता है। इसलिए मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब मैं बात करूँ ना, आप सुनते जाएं। आपकी चीजें ना इधर ही हैं, हम लोग इस तरह से एड्रेस हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो LMS पे जाएंगे, वो आपको क्वेश्चंस वहाँ पे अपलोड होंगे, वहाँ पे आंसर्स आएंगे, आपको पता चल जाएंगे। अभी तक जो लेक्चर दिए हैं ग्रामर के ऊपर, 4 लेक्चर हो गए हैं, अभी उनका कॉम्प्रिहेंशन का आने वाला है, आपका स्टार्ट होने जा रहा है। माशाल्लाह मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को अगर 20 क्वेश्चन है तो 16, 17, 18 की स्टार्ट में ही वो जो है वो कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ कि बेसिक्स ना भी पता थी ना, ग्रामर अभी स्लाइड्स ही चलेंगी, ठीक है, क्योंकि 8 बजे मैंने वो टेस्ट उनको कहा आपको दे दें। ऑन द बेसिस ऑफ जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है ना, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिखाए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडिफायर्स के, प्रोनाउन रेफरेंस एरर के, पैरेललिज्म के, उस इंफॉर्मेशन की बेस पे ही वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि मैंने शुरू के जो क्वेश्चन कहे थे उनको, वो उसी बेस पे होंगे। ऐसे नहीं होंगे कि आपको भी लेक्चर लिया नहीं और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस दे दिए। वो इसलिए दिए जा रहे हैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं और इसमें क्या पॉसिबल प्रॉब्लम हो सकती हैं और आपके लेक्चर आपको किस तरह मदद कर देंगे, ये आइडिया लगाने के लिए है। फर्स्ट जो प्रैक्टिस टेस्ट अभी दिया जाएगा, इट इज नॉट टू, आई मीन वी आर नॉट हैविंग एक्सपेक्टेशंस कि आप परफेक्ट करें उस पर। वी डू नॉट हैव एनी सच काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन। दिस जस्ट मीन्स कि आप एक प्रोसेस से फेमिलियर हो जाएं, आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, और अभी जितना लिटिल नॉलेज है उसकी बेस पे आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या प्रोबेबिलिटीज हैं या क्या पॉसिबिलिटीज है कि आप कितना आगे चले जाएंगे, बस ये अंदाजा लगेगा आपको। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो लेक्चर अभी जो चल रहा है ये मे बी 10% हो, 20% हो, पूरा लेक्चर नहीं होगा, ठीक है जी। अभी चल रहे हैं आगे। सबसे पहले जी जो पहला पोर्शन है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। गौर से सुनिए अब लेक्चर। अब जिनकी ग्रामर सही अभी तक नहीं है, वीक है, या लेक्चर लिया भी है फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रहा है, वो अब दोबारा से समझना शुरू कर दें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको जरा समझ लें। देखो, जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है ना, उसके ये 2 बेसिक फॉर्मूलाज हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये जो पहला वाला फॉर्मूला है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर यूज होता है, बस, दैट्स ऑल। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं हर चीज समझाऊंगा, आप गौर से सुनते जाना बस। दूसरा जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, पूरी इंग्लिश में यही फॉर्मूला बार बार यूज होता है। यानी सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में पहले वाला सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला, बाकी सारी इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला यूज होता है। पहला पॉइंट नंबर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, और आप सुनते जाए जी, मुझे टेक्स्ट नहीं करें, बात सुने सकते। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आपने सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना होता है तो सब्जेक्ट सिर्फ ही शीट को नहीं कहते, इसके बारे में ज़हन में रख लें कि ये डूअर ऑफ एक्शन है। सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर ऑफ एक्शन। आप ये नोट करें कि जो चीज एक्ट कर रही होगी ना, एक्ट कर रही होगी, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। जो कुछ भी आपने ग्रामर में पढ़ा या आपके टीचर्स ने पढ़ाया या किताबों में लिखा, उसको थोड़ी देर के लिए साइड पर कर दे। यू नाउ हैव टू बिलीव कि सब्जेक्ट जो है ना, वो इट्स नॉट ही, शी, इट, इट इज ओनली द डूअर ऑफ एन एक्शन, राइट? सबसे पहली बात तो ये है। और वर्ब ऑब्वियसली इज एन एक्शन। तो जो डूअर ऑफ एक्शन है अंग्रेजी जुबान के अंदर, अंग्रेजी लैंग्वेज के अंदर, डूअर ऑफ एक्शन के मुताबिक एक्शन की शक्ल होनी चाहिए, वर्ब की शक्ल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? टेंसेस क्या है, मैंने बताया था अपनी क्लासेस में, दोबारा मैं यहां पर बता रहा हूं कि टेंसेस आर ऑल अबाउट ह्यूमन सिचुएशन, ह्यूमन एक्टिविटीज इन अ पर्टिकुलर टाइम। आपको वो जुमलों के हिसाब से पढ़ाते हैं, वो जाता है, वो जा चुका है, और आप उन लफ्जों को याद कर लेते हो। जबकि सेंटेंसेस को, अंग्रेजी जुबान को आपकी लाइफ से लिंक करके पढ़ाया जाना चाहिए। वो ह्यूमन सिचुएशन के बारे में बात करते हैं इन पर्टिकुलर टाइम। मिसाल के तौर पर मुझे अभी कॉल आएगी तो मैं कहूंगा मैं क्लास ले रहा हूं, क्लास में हूं।
तो ये जो मैं क्लास में हूँ, बेसिकली इसका मतलब यही है कि मैं क्लास ले रहा हूँ, तो ये कंटिन्यूस टेंस ऑब्वियसली कहलाता है। तो कंटिन्यूस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा या कौन सा वर्ब लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा, किस डूअर के साथ लगेगा। डूअर दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर डूअर है, एक प्लूरल डूअर है। यानी वो सिंगुलर है, अकेला है, तन्हा है, और एक प्लूरल है जो कि दो या दो से ज्यादा है। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट जो सिंगुलर है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, हर जो प्लूरल है उसके साथ प्लूरल आएगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है तो ही वर्क्स होगा, इसको कहते हैं सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्री करना। शी है तो वर्क्स होगा, दे है तो वर्क होगा। अब ये तो है सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। लेकिन जब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट में, तो फिर दो चीजें और ऐड हो जाती है, एक हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाता है, एक वर्ब, यानी शी इज वर्किंग, ही इज वर्किंग, और दे आर वर्किंग। तो ये जो उसके सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगना, इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसी तरह मॉडल वर्ब्स का मतलब ये है, ये डिफरेंट मॉडल वर्ब्स में डिफरेंट, वो भी हेल्पिंग वर्ब ही हैं। हर सब्जेक्ट के साथ जो मॉडल वर्ब लग रहा है, उस वर्ब के मॉडल वर्ब के हिसाब से उसकी वर्ब की फॉर्म लग रही है। ठीक है कि नहीं? तो पहले तो आपको ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस है। अब जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जो है डूअर ऑफ एक्शन, मैंने कहा वो सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब सिंपल जुबान में क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगे, और प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगे। मिसाल के तौर पर मैं इधर लिख के दिखाता हूँ, एक छोटी सी बात, जारी बात है इसमें ऐसे स्टूडेंट्स बैठे जिनको बेसिक्स भी नहीं अभी पता। अगर मैं सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की बात करूं, तो प्रेजेंट डेफिनेट ये कहता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ही के साथ मैं लिखूंगा वर्क्स, ही वर्क्स हार्ड, ये वर्क्स आ गया। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह लिखता हूं ही वर्क हार्ड, तो ये गलत हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। इसी तरह दे वर्क हार्ड, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं दे वर्क्स हार्ड, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ये है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्री करना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब कि अ वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन पर्सन और नंबर। अ वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन पर्सन और इन नंबर, विद द सब्जेक्ट इन पर्सन और इन नंबर, ये होता है इसका मतलब। अब हर टेंस का सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब की शक्ल होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे ये यहां पर वर्क है प्रेजेंट टेंस के अंदर, अगर ये पास्ट होगा तो ये ईडी है, तो पास्ट के अंदर चूंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इसको हम नहीं कहते, इस पर चेंज नहीं आता, बाकी सब में टेंसेस में चेंज हो रहा होता है। अगर ये परफेक्ट है तो हैव आ जाएगा, दे हैव वर्कड हो जाएगा, और अगर ये है तो ही हैज वर्कड आ जाएगा। ये इस अमल के नाम को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, राइट। अब अगर आपको टेंसेस आते होंगे, मॉडल वर्ब्स आते होंगे, तो आपको पता होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब और किस शक्ल का हेल्पिंग वर्ब लगता है। एक बात। दूसरी बात, अब सब्जेक्ट का मतलब सिर्फ ही शीट नहीं है। सब्जेक्ट जो होगा वो डूअर ऑफ एक्शन है, वो एक वर्ड भी हो सकता है, वो एक फ्रेज भी हो सकता है, वो एक क्लॉज भी हो सकता है। एक बात मैं दोबारा समझा दूं, एक बच्चे का मैसेज आया हुआ है, मुझे मैसेज मत करें, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, डोंट वरी, आपको सब समझ आएगा, आप सिर्फ तहम्मुल के साथ चलते रहें, जिस चीज बात हो रही है उस पर फोकस रखना बेटा, इंशाल्लाह हर चीज समझ आएगी। आप इसी घबराहट में मैसेज करने शुरू कर देंगे ना, मेरी बात भी सुन पाएंगे। आपको इस वक्त बेशक टके का पता ना हो, नो प्रॉब्लम, बट इफ यू जस्ट रिमेन कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड एंड पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, आप देखेंगे स्लोली हर चीज होगी। क्योंकि मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, जीरो लेवल पे होते हैं, खुद ब खुद ठीक होने शुरू हो जाते हैं। अभी सिर्फ चीजों को समझे, जहां पर है तवज्जो दें उस पर। सब्जेक्ट क्या है? अगर आप सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ ये ज़हन में रख लो कि इट इज डूअर ऑफ एक्शन, जो कोई एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, एनीवन हु इज एक्टिंग or doing an act
इसको डूअर कहते हैं। अगर आप ये समझ जाएंगे कि डूअर ऑफ एक्शन से क्या मुराद है, एनीवन हु इज एक्टिंग और डूइंग एन एक्ट, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो फिर उसके बाद आपको ये बात समझनी है कि सब्जेक्ट वो एक इंसान, एक नेम, एक शख्स भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट एक लफ्ज भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट एक फ्रेज की शक्ल में भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट एक क्लॉज की शक्ल में भी हो सकता है। वर्ड का तो सबको पता है, फ्रेज का अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, 2-3 वर्ड्स का मजमूए को फ्रेज कहते हैं, विच डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट। 2-3 वर्ड्स का मजमूआ तो हो लेकिन पूरी बात ना समझ आए। मिसाल के तौर पर इन द कॉर्नर, ये इन द कॉर्नर एक फ्रेज है लेकिन बात पूरी समझ नहीं आ रही कि क्या इन द कॉर्नर, राइट। क्लॉज सेंटेंस को ही कहते हैं, सेंटेंस ही क्लॉज होती है। मगर इसको क्यों क्लॉज कहते हैं? जब 3 या 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंसेस इकट्ठे होके एक सेंटेंस बनाएं तो फिर हम उस सेंटेंस के हर पार्ट को क्लॉज, ग्रामेटिकली टर्मिनोलॉजी यूज करके कहते हैं क्लॉज है। ये क्लॉज का मतलब होता है पार्ट, राइट। सो एक सेंटेंस जो कि कंसिस्ट ऑफ 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंसेस पे मबनी हो तो फिर हर पार्ट को हम कहेंगे क्लॉज। और हर क्लॉज की एक नेचर होगी, या तो वो इंडिपेंडेंट होगी या वो डिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट का मतलब उसके अपने एक मीनिंग है, उसको किसी से अलग भी कर दिया जाए तो कोई फर्क उसके मीनिंग पे नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली मीनिंग समझ आ जाता है। जबकि डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है कि उसको जब किसी के साथ मिलाएंगे तो पूरी बात सही समझ आएगी, अदरवाइज पूरी बात समझ नहीं आएगी, उसका मीनिंग डिपेंड कर रहा है। तो ये पूरे के पूरा पार्ट भी एक सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है और फ्रेज भी रोल प्ले कर रहा है और सब्जेक्ट ऑब्वियसली वर्ड भी प्ले कर रहा है। सब्जेक्ट से बुरा फिलहाल ये कहने का मतलब है कि सिर्फ ये नहीं समझना कि वो सिर्फ ही, शी या इट होगा। हैविंग सेड दिस, अब जरा समझ लो टाइप ऑफ सब्जेक्ट। ये सिंपल सब्जेक्ट है, राशिद ये नाम है, इज, तो राशिद इज होना चाहिए, राशिद के साथ इज आता है, ये इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक होता है कंपाउंड सब्जेक्ट, राशिद एंड रजवान 2 मिल गए नाउन, सिट, तो उसके हिसाब से चूंकि जब 2 मिल जाए तो कभी सिट्स नहीं लगेगा, सिट लगेगा, या इज नहीं सिट लगेगा, आर सिटिंग लगेगा, इज सिटिंग नहीं लगेगा। इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अब ये है वो जो सेकंड वाला है ना, कंपाउंड सब्जेक्ट, राइट। ये सब्जेक्ट जो 2 होंगे इनके अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस आती हैं जो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। किसी भी सेंटेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको ये सेंस करना है, सेंस द रियल सब्जेक्ट। क्योंकि एक सेंटेंस हो सकता है ऐसे अल्फाज लेके चले, ऐसे नाउन लेके चले, ऐसे प्रोनाउन लेके चले जिनमें से जो हर कोई सब्जेक्ट लग रहा हो। आपने एग्जामिन करना है कि रियल सब्जेक्ट कौन सा है, हु इज द रियल सब्जेक्ट। इसकी सबकी एग्जांपल्स आएंगी, जो बातें मैं कर रहा हूं तमाम की एग्जांपल्स आएंगी, राइट। हर एक की रियल एग्जांपल आएगी। बल्कि मैं इधर एक एग्जांपल दे देता हूं आपको ताकि यहां पे जो समझ आ जाए कि रियल सब्जेक्ट कौन सा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूं नॉट ओनली द प्रिंसिपल, बल्कि ये मैंने एग्जांपल क्लास में दी भी हुई है, प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स, ठीक है कि नहीं, बट ऑल्सो द टीचर्स। ये मैंने एग्जांपल मेरे स्टूडेंट्स ने ली हुई है, उनको याद होगी, इज प्लेइंग, और उसके बाद ये है द प्रिंसिपल कॉमा एज वेल एज द टीचर्स और फिर इज आर प्लेइंग। अब ये जैसे सेंटेंसेस दिए ना, इसमें से ये सेंटेंस, अब ये देखो प्रिंसिपल भी सब्जेक्ट है, लग रहा है सब्जेक्ट है, टीचर्स भी सब्जेक्ट है, तो रियल सब्जेक्ट कौन सा है? रियल से मुराद ये है जिसको समझे कि रियल सब्जेक्ट से मतलब इस वक्त कौन एक्शन कर रहा है, इस सेंटेंस में कौन एक्शन करता हुआ नजर आ रहा है, ये है रियल सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन डूअर ऑफ एक्शन को कहते हैं सब्जेक्ट। तो देखने में तो दोनों सब्जेक्ट लग रहे हैं, ये भी प्रिंसिपल ओहदे का नाम है, टीचर्स भी ऑब्वियसली टीचर्स है, तो देखने में लग रहा है ये दोनों टीचर्स सब्जेक्ट्स होंगे, राइट। लेकिन इसमें रियल सब्जेक्ट जो इस वक्त एक्ट कर रहा है वो कौन सा है, इसको पहले सेंस करना, पहला काम क्या है, उस रियल को आइडेंटिफाई करना। एंड देन दूसरा काम क्या है, अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई द रेलेवेंट वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उसके हिसाब से वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना।
सो नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स में ये टीचर्स रियल सब्जेक्ट है, क्योंकि इस फ्रेज के अंदर बट ऑल्सो के बाद जिसके ऊपर रेफर किया जा रहा है वो एक्शन जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है, वो असल सब्जेक्ट है। तो वो चूंकि प्लूरल है इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये है चीज जो डिसाइड करती है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे बनेगा, या कौन सा वर्ब लगेगा या कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है रियल सब्जेक्ट कौन सा है। दूसरे वाले केस में ये द प्रिंसिपल रियल सब्जेक्ट है, डिस्पाइट के एज वेल एज टीचर्स भी दिया हुआ है, लेकिन जिनको रूल पता है वो ये जानते हैं कि जब भी कॉमा के अंदर चीज आएगी वो नॉन एसेंशियल होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। तो ये वाला सब्जेक्ट काउंट नहीं होगा, इसमें पहले वाला सब्जेक्ट काउंट होगा, द प्रिंसिपल, क्योंकि ये रियल सब्जेक्ट है। इसके मुताबिक हम इज लगाएंगे ना कि आर लगाएंगे। ये है मतलब। तो जब कंपाउंड सब्जेक्ट आते हैं तो वो इस शक्ल में, मुख्तलिफ शक्लों में होंगे। इतना सिंपल नहीं लिखा होगा, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए है। एक होता है नाउन फ्रेज। सब्जेक्ट तीन शक्ल के होते हैं। सिंपल सब्जेक्ट एक शख्स का नाम है, मतलब या कुछ भी हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है, यहां पर मतलब ये था बताने का। कंपाउंड सब्जेक्ट, ये कंपाउंड मैंने एक कंपाउंड की एग्जांपल दे दी है कि हालांकि कंपाउंड थे लेकिन कैसे लिखे हुए थे। और नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज का मतलब है कि वो पूरा फ्रेज एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा होगा, एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा होगा। द नेक्स्ट पर्सन स्पीकिंग इन द कॉन्फ्रेंस, राइट, द नेक्स्ट पर्सन स्पीकिंग इन द कॉन्फ्रेंस, ये नाउन फ्रेज है, राइट। द नेक्स्ट पर्सन स्पीकिंग इन द कॉन्फ्रेंस, ये इज द एमडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। मैंने एग्जांपल सिंपल दी है ताकि आपको ये पहले समझने में आसानी हो जाए। द नेक्स्ट पर्सन स्पीकिंग इन द कॉन्फ्रेंस, राइट, ये पूरे का पूरा, आप ये पूरा देखो, ये यूज हो रहा है, ये पूरा फ्रेज है, नेक्स्ट पर्सन स्पीकिंग इन द कॉन्फ्रेंस। तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढना कि ये सब्जेक्ट असल है, इज द एमडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल इस तरह की सिंपल नहीं लिखा हुआ, सीधा सीधा एक वर्ड नहीं लिखा हुआ, या इस तरह नहीं कंपाउंड नहीं लिखा हुआ, पूरे एक फ्रेज की शक्ल में लिखा हुआ है। तो ये सबसे पहले तो समझ लो कि ये है सब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है और सब्जेक्ट कितनी शक्ल के होते हैं। ये जो वर्ड्स हैं इनको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स, और ये हेल्पिंग वर्ब्स, इनमें फर्क समझ लो। यानी आपको नजर आ रहा होगा कि ये लिंकिंग वर्ब्स लिखे हैं तो ये नीचे हेल्पिंग वर्ब में भी शक्लें नजर आ रही हैं। तो फर्क क्या है, फर्क आज समझ लो। लिंकिंग वर्ब का फर्क का मतलब ये है कि वो सिर्फ किसी भी सब्जेक्ट को या नाउन को लिंक करता है रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। वो उसका तल्लुक किसी एक्शन के साथ नहीं है, वो कोई एक्शन को मॉडिफाई नहीं करता, एक्शन की शक्ल को शेप नहीं देता। जबकि हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही ये है कि वो आगे आने वाला जो भी एक्शन होगा उसकी शक्ल को डिजाइन करेगा, उसको डिटरमिन करेगा। मिसाल के तौर पर, आई एम प्लेइंग, ही इज थिंकिंग, थिंक से थिंकिंग कर दिया। शी हैज थॉट, थिंक की जगह थॉट कर दिया। तो इसने आने वाले वर्ब की शक्ल को भी डिजाइन करके रख दिया, इसलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सो इट इज कनेक्टेड विद द वर्ब्स। जबकि लिंकिंग वर्ब किसी वर्ब के ऊपर काम नहीं कर रहा होता, वो तो सिर्फ कनेक्ट करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मिसाल के तौर पर, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शी इज एन एम्पैथेटिक डॉक्टर, राइट। तो ये जो सिंपैथेटिक डॉक्टर, तो ये जो लफ्ज है ये लिंक कर रहा है कि किसी वर्ब को शक्ल नहीं दे रहा है, इसलिए हम इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। सो एक लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। आपने देखना है जब वो किसी वर्ब की शक्ल को मॉडिफाई कर रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब है, अगर वो मॉडिफाई नहीं कर रहा, सिर्फ रेस्ट पार्ट ऑफ द कनेक्ट कर रहा है सेंटेंस से, तो वो लिंकिंग वर्ब है। पर दोनों ही यूज होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से। अब बेसिक रूल समझ लो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ऑलवेज आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले तो आइडेंटिफाई करो कि सब्जेक्ट कौन सा है, एक्चुअली सब्जेक्ट कौन सा है, और फिर उसकी लोकेशन कहां पर है। वो ये अभी जो सेंटेंस लिखा था इसमें, यहां पर ये वाला सब्जेक्ट था, ये वाला, इसकी लोकेशन किधर थी, वर्ब के साथ थी। इसको हम एनएसआर रूल कहते हैं, एनएसआर रूल, नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल, राइट। इसमें कौन सा है, ये वाला सब्जेक्ट था। असल आइडेंटिफाई किया हमने, ये सब्जेक्ट था, और इसकी लोकेशन कहां पे, ये शुरू में है। इसे कहते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट रूल, शुरू में है, ठीक है, इसको फर्स्ट सब्जेक्ट रूल कहते हैं। तो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से वो कौन सा है, वो सिंगुलर है, तो उसको हम देखेंगे, क्योंकि हमें इस जुमले से पता चला कि ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, लिहाजा पहला वाले सब्जेक्ट पे जोर दिया जा रहा है। तो पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है, लिहाजा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ये रूल होता है किसी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का और उसकी लोकेशन। जब वो आइडेंटिफाई हो जाए तो ऑब्वियसली फिर उस हिसाब से आप वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं, अगर आपको ग्रामर याद भी हो।
अब ये देखिए एग्जांपल, अ गुड स्टूडेंट सिंगुलर है, अ गुड स्टूडेंट नोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से कभी भी नो नहीं लगाना, नोज लगाना है, एस का इजाफा होता है अगर इंडेफिनिट टेंस आता है। द वैल्यू ऑफ टाइम, पीपल हु नो द वैल्यू ऑफ टाइम, अब पीपल इज प्लूरल, तो पीपल के बारे में बात हो रही है, पीपल हु नो द वैल्यू ऑफ टाइम आर ऑलवेज, गो के बीच में ये एलुजन आया, हु नो, ठीक है, ये प्रोनाउन यूज हुआ है, और प्रोनाउन किसके बारे में यूज है, ये हु इटसेल्फ सिंगुलर या प्लूरल के बारे में तो नहीं बताता, आपको देखना पड़ेगा वो किसके साथ लगा हुआ है, वो किसको मॉडिफाई कर रही है, एज ए मॉडिफायर है, मॉडिफाई कर रहा है पीपल को, पीपल के बारे में बता रहा है, तो पीपल प्लूरल है, पीपल हु नो, हु इटसेल्फ सिंगुलर प्लूरल के बारे में नहीं बताता, तो आपको देखना है ये किस प्रोनाउन के साथ या किस नाउन के साथ लगा या किस सब्जेक्ट के साथ लगा, वो सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है, तो प्लूरल होगा तो फिर इसी हिसाब से ये भी ट्रीट होगा, इसके आगे आने वाला वर्ब भी देखो प्लूरल लगा हुआ है, सॉरी इसके आगे आने वाला वर्ब भी प्लूरल लगा हुआ है, तो पीपल हु नो, तो ये सारे प्लूरल हैं, तो फिर प्लूरल वर्ब आएगा, आर ऑलवेज सक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक है जी, ये है एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू एक्सपाउंड यू के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो रूल नंबर 1 क्या है, पहला रूल समझ में, पहला रूल, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, ये पहला रूल समझ में, जब दो सब्जेक्ट्स, अब अभी तक आपको सब्जेक्ट की समझ आ गई होगी, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, फिर सब्जेक्ट को कैसे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, फिर उसके मुताबिक वर्ब लगाना जरूरी है, राइट। और अगर टेंसेज आते हो तो फिर आप ये, या मॉडल वर्ब्स आते हो तो फिर ऑब्वियसली आप इन रूल्स की मदद से आसानी से डिटरमिन कर लेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसको असेस कर सकेंगे। अब पहला रूल ये है कि जब दो सब्जेक्ट्स हुए उनको अगर हम एंड से ज्वाइन करें, उस वक्त द वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। दो सब्जेक्ट्स हों और दोनों डिफरेंट हों, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हों, हाँ, ज्वाइंट बाय एंड, उनको एंड से जोड़ें तो फिर वर्ब प्लूरल आएगा, माय ब्रदर एंड हिज फ्रेंड आर, राइट। वो मल्टीपल चॉइस पे तो डेफिनेटली इस तरह के ऑप्शन देगा ना, 6-4 ऑप्शन दे देगा, तो आप आइडेंटिफाई करना होगा, आपको रूल पता होगा कि दो हैं और दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो आर एब्सेंट टुडे। रूल नंबर 2 कहता है व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स, अब यहां पर लफ्ज सब्जेक्ट नहीं यूज कर रहा हूं मैं, टू सिंगुलर नाउन्स यूज कर रहा हूं, राइट। टू सिंगुलर नाउन्स क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो एक ही शख्स के लिए यूज होते हैं, ज्वाइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, वो एक ही शख्स के बारे में हो, एक ही चीज के बारे में हो, एक ही चीज के दो नाम हो, बेशक वो दो लग रहे हैं, दो हैं, बट एक ही शख्स के बारे में, एक ही चीज के बारे में, उस वक्त वर्ब सिंगुलर होगा, आपने उसको एक ट्रीट करना है। एग्जांपल, द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम, ये एग्जांपल मैंने क्लास में एक दो दी हुई है ऐसी, द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम, तो कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम हैज बीन सेट। अब आपसे में से जो लोग नहीं जानते या जिनको नहीं पता, वो पूछेंगे कि सर ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों एक ही हैं या डिफरेंट है, तो उसका रूल ये है कि अगर इसके साथ भी आर्टिकल लगा होता, दी, जैसे इधर लगा हुआ दी कैप्टन, अगर दी लगा होता तो ये दो डिफरेंट होते, फिर हमने प्लूरल लगाना था, फिर हैव बीन लगाना था, लेकिन चूंकि ये एक ही शख्स है, कैप्टन एंड कोच एक ही शख्स है, क्योंकि इधर आर्टिकल नहीं लगा हुआ तो ये एक शख्स की जा रहा है, तो फिर हम लिखेंगे हैज बीन। तो ये एक यानी सब्जेक्ट को कैसे पता चला गया कि एक सिंगुलर है, ये मैंने निशानी बता दी कि अगर इधर आर्टिकल होता दी तो फिर दो होते, नहीं है तो इसका मतलब ये एक ही है, और इसके हिसाब से फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा जो भी होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ तो हैज है, अगर ये कंटिन्यूस होता तो इज होता, अगर पास्ट कंटिन्यूस होता तो वॉज होता, ठीक है कि नहीं। इसी तरह यही चीज वाइस वर्सा फॉर पैसिव वाइस, अगर एक्टिव वाइस होते हो तो पैसिव वाइस में भी इसी तरीके से चलते हैं। रूल नंबर 3 है कि इफ सेंटेंस बिगिंस विद हेयर और देयर, अब जिन्होंने क्लास में मुझसे लेक्चर लिया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उनको याद होगा कि हम वहां पर चीजें किसी और अंदाज से पढ़ते हैं, उसमें मैंने रूल्स कुछ बताए थे, 8-10 रूल्स बताए थे, यहाँ पर रूल्स ज्यादा हैं, थोड़ी एक्सपेंशन करके मैंने चीजें बताई हैं ताकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें, और ये रूल मैंने नहीं बताया होगा, लिहाजा वो गौर से सुने। इफ ए सेंटेंस बिगिंस विद हेयर और देयर, राइट, तो फिर कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या वर्ब है, तो इसकी बात सुन लो। इसका मतलब ये है जब हेयर से शुरू हो या देयर से शुरू हो, तो जो उसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट, उसके बाद फॉलो, वो जो बाद सब्जेक्ट है उसको सेस करो, वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हेयर इज तब लगाओ, आपको पता होना चाहिए कि मैं आगे सब्जेक्ट कौन सा यूज करूंगा, यानी मैं सिंगुलर वर्ड यूज करूंगा या प्लूरल वर्ड यूज करूंगा। द लिस्ट है
तो दी वैसे भी किसी एक चीज को जाहिर कर रहा है, पर्टिकुलराइज कर रहा है, तो द लिस्ट तो इज, हियर इज द लिस्ट ऑफ आइटम। बेशक इधर आइटम्स लिखा हुआ है, मगर ये आइटम्स फॉल कर रहे हैं लिस्ट के अंदर। ये इतना आसान नहीं है, मैं समझा रहा हूं तो आपको शायद आसान लग रहा हो, लेकिन ये बात समझ लेना, यही चीजें कंफ्यूज कर देती हैं। आइटम्स पे नहीं देखना, आपने देखना कि बात किसकी हो रही है, मैं चीज किसकी बात करूं, मैं तो लिस्ट की बात करूं तो लिस्ट तो एक ही चीज को कहते हैं, बेशक उसमें आइटम्स प्लूरल है। इसी तरह देयर आर मेनी थिंग्स, प्लूरल है, बेशक वो सारी की सारी चीजें लिस्ट के अंदर है, मगर फौरन बात किसकी हो रही है, फौरन जो देयर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो प्लूरलिटी की फॉर्म में आ रहा है। तो देयर आर मेनी थिंग्स, तो मैनी थिंग्स ने डिसाइड किया कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो प्लूरल आएगा। रूल नंबर 4, इफ टू सब्जेक्ट्स, वन सिंगुलर एंड वन प्लूरल, अगर दो सब्जेक्ट इकट्ठे करने हैं, एक उनमें सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, और उनको आइदर और से जोड़ा जाए नाइदर नॉर से जोड़ा जाए, तो इसमें असूल याद रखो कि ये जो लफ्ज है ना और नॉर, ये स्ट्रेसर्स हैं, इनको हम कहते हैं स्ट्रेसर्स। इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं, स्ट्रेसर भी कह सकते हैं। ये स्ट्रेस करके बता रहे हैं कि आगे की बात हो रही है। पहले वाले को स्किप कर दो, आइदर के बाद जो लिखा उसको स्किप कर दो, और के बाद जो लिखा हुआ उसको प्रेफर करना है, नॉर के बाद जो लिखा उसको प्रेफर करना है, उसको देखना है कि वो क्या है। वो अगर सिंगुलर हो तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, अगर वो प्लूरल हो तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाओ। ये देखो, नाइदर द प्लेयर्स, नॉर है, नॉर द कोच। अब नॉर के बाद जो लफ्ज आ रहा है वो सिंगुलर आ रहा है, तो लिहाजा सिंगुलर लगा दो, इज ज्वाइनिंग। इसी तरह से आइदर द फादर और द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन प्लूरल आ रहा है, और के बाद जिस पे स्ट्रेस है वो प्लूरल है, आर लगा दो, आर अटेंडिंग द सेरेमनी, राइट। चूंकि अभी हमने एक कह रहे हैं कि टेस्ट जो रखा है वो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस के लिए रखा है, इसलिए मैं 5 रूल्स पे बंद कर रहा हूँ, और बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स पहले क्लास ले चुके हैं उनको याद रहना चाहिए कि इस वक्त हम जब आगे क्लास चलेगी इस पर तकरीबन 20-25 रूल्स आएंगे, और फिर आपको प्रॉपर एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टेस्ट दिया जाएगा और वो आप करेंगे। अभी फिलहाल आप ये 5 रूल्स की बेस के ऊपर, प्लस जो पीछे छोटी सी जनरल मैंने आइडियाज़ दिए हैं, इन्फॉर्मेशन दी है मॉडिफायर्स के बारे में भी और बाकी चीज़ों के बारे में, उसकी बेस के ऊपर वो आप अटेम्प्ट करके एसेस कर लें कि इस वक्त आप किस पोजीशन पे हैं। आपको सिर्फ ये अंदाज़ा हो जाए कि आप इस वक्त कौन सी पोजीशन पे खड़े हैं। और यहाँ से, और एक मेरी बात बड़े गौर से सुन लें कि आप देखें कि आप सब बैचेस के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। आपने असाइनमेंट्स की हैं, चेक करवाई हैं, नहीं करवाई हैं, मेहनत की है, नहीं की है, लेकिन दिस इज़ द टाइम जब आपको पता चलेगा कि आज इतनी तैयारी के बाद या लेक्चर्स लेने के बाद भी आप कहाँ खड़े हैं। ये टेस्ट एक हल्का सा अंदाज़ा ज़रूर दे देगा, हल्का सा अंदाज़ा, फुल अंदाज़ा तो नहीं दे सकता, बट एक हल्का सा अंदाज़ा ज़रूर दे देगा। लेकिन इस अंदाजे को भी आप सीरियस लो, ठीक है, कि आपको 2 चीज़ों पे आपने डिसाइड करना है। एक, इस रिजल्ट के ऊपर जो भी अभी आप करोगे कि सीरियस लेना है आपने, और दूसरा उसकी इंटेंसिटी के ऊपर कि अगर वो, ये भी देख लेना कि हो सकता है 20 क्वेश्चन है या 25 क्वेश्चन है तो आप 24 कर लो, लेकिन वो क्वेश्चन ही बड़े आसान हो। तो आपने बड़ी ऑनेस्टी से आज डिसाइड करना है कि मैं वाकई किस जगह पे खड़ा हूँ और मुझे आगे स्ट्रेटेजी अपनी बनानी है ताकि मैं आगे मेहनत करके कामयाब हो सकूं। एनीवेज, 5 रूल कहता है कनेक्टिव्स या ऑपोजिटिव्स, इनको कहते हैं कनेक्टिव्स, along with, together with, as well as, accompanied by, in addition to, no less than। ये पॉजिटिव्स या कनेक्टिव्स होते हैं, ये नॉर्मली कॉमर्स के अंदर ही आते हैं। ये देखिए दोनों मैंने सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है। और जब ये कॉमर्स के अंदर आते हैं तो उनके साथ जो भी चीज होती है उसको समझ लो काउंट ही नहीं करना। रूल ये है, उसको काउंट ही नहीं करना, क्योंकि वो नॉन एसेंशियल में आ जाएगी, वो चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, आपने उसको नहीं देखना, आपने हमेशा उससे पहले वाले को देखना। ये देखो, अब अगर देखो अमजद अकम्पनीड बाय हिज वाइफ, बेशक ये 2 हैं सब्जेक्ट, वाइफ भी अमजद भी, लेकिन ये नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। एक तो कॉमर्स के अंदर आ रही है, दूसरा ये जो लफ्ज लगे हुए हैं कनेक्टिव्स, ये बताती ये है कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। आपको फोकस करना है पहले वाले सब्जेक्ट पे। वो सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर लगाओ, इज ट्रैवलिंग। अगर वो प्लूरल हो तो प्लूरल लगाना, जैसे यहाँ पे टीचर्स, तो आप आर बिजी लगाओगे। सो यू वॉन्ट कंसिडर द वन विच इज विद इन द ब्रैकेट्स, यू वॉन्ट कंसिडर द वन विच इज द विद इन द ब्रैकेट्स, उसको आप नहीं करोगे, ठीक है कि नहीं। आगे बात समझ। आई थिंक इतना काफी आगाज आपका स्टार्ट लेने के लिए, एक वार्म अप सेशन, आई वुड कॉल इट अ वार्म अप सेशन। नवीद काइंडली आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर, मैं सुन रहा हूँ। बस ये वार्म अप सेशन ही था, बस 15 मिनट हो गए हैं, 8:15 हो गए हैं इनका, वो उस पर वो कर लें टेस्ट,
और 9 बजे तक ये इनका ख़त्म हो जाएगा। मेरे ख्याल 40 क्वेश्चन हैं या 40 हैं, कम है उससे। सर 1 मिनट मुझे देखने दें। ये वार्म अप सेशन है, वो बता दूंगा सर, सेकंड क्वेश्चन के बता दूंगा जी, वो बता दूंगा आपको। सेकंड क्वेश्चन के जो था, आपको आंसर क्वेश्चन बाद में बात करूंगा। ये रूल नंबर 4 है। मैं रूल नंबर 4 में कहा था कि जो और के बाद होता है या नॉर के बाद होता है उस पर स्ट्रेस करना है। बस आप इस पॉइंट को ज़हन में रखें। अगर रूल पढ़ के भी समझना है तो इस बात को ज़हन में रखें कि जो नॉर के बाद होता है सब्जेक्ट, उसको कंसिडर करते हैं। रूल नंबर 5 मैंने ये रिपीट किया है कि ये जो वर्ड्स हैं ये नॉर्मली जो होते हैं इनके साथ जो सब्जेक्ट होता है उसको कंसिडर नहीं करना, क्योंकि वैसे भी ये विद इन कॉमास आते हैं और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। आप इसके बाहर वाला जो सब्जेक्ट होता है उसको कंसिडर करें। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल। वो कैम्प्रीहेंशन के पैसेज आंसर्स बाद में बता दूंगा जी, अभी फिलहाल ये करें आप। रिपीट दोनों कर दिए मैंने बेटा, बार बार कर दिए रिपीट। सर ये कोई 35 है, मैं इनको लिंक शेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपके चैट में ये लिंक आएगा, गूगल का है, तो आप इसको लॉग इन करके ये क्विज कर लीजिएगा। अच्छा, ये 35 मिनट में कर लें। अगर कोई 5-7 मिनट, मैं इधर ऑन ही हूँ इस पर, मैं बिल्कुल ऑफ नहीं कर रहा हूँ। जैसे ये कर लें ना, तो 2 मिनट के लिए आज मैं सिर्फ पूछूंगा कितने अटेम्प्ट हुए, बस इतना पूछूंगा कि मुझे बता देंगे ये कि हमने जी इतने किए और इतने ठीक हुए, ठीक है ना। सिर्फ मुझे ये बता देंगे। जी सर। ठीक है जी, चलें जी करें जी। अब ठीक आप है लोग, सर। मैं अपने आप अच्छा को। स्टूडेंट्स, ये अपने मैसेजेस थोड़ा होल्ड पे रखिएगा, ये मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। हाँ, इसको लॉग इन कर लीजिएगा, आपका जो ईमेल है कल जैसे हमने किया था, और इसको करके। मैं खुद देखना चाहता हूँ मेरी ताबेदारी कितने लोग कर रहे हैं। ठीक है। मैंने आपको 3 बातें की थी। नंबर 1 एक वार्म अप सेशन है। नंबर 2 जो अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ था जिसमें मैं स्क्रीनिंग टेस्ट समझाना चाह रहा था, उसकी बेस पे आपने करना है। तीसरी चीज मैंने कही थी तीसरी चीज मैंने कही थी कि आप एसेस करें कि आप, अगर आपकी कंपोजिशन के लेक्चर्स खत्म हो गए हैं तो अब आप किस जगह पर अभी भी अगर खड़े हैं। तो अगर 35 में से 15-15 ठीक हैं, तो ये अभी कोई अच्छी बात नहीं है कि कंपोजिशन भी खत्म होगी और अभी भी आप 15 पे होंगे। ठीक है कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर 20 होते तो अच्छी बात होती, और 20 से ऊपर का मतलब यह है कि आपको ये 4-5 चीजें ही लेक्चर से समझ आ गई और आप अच्छा कर रहे हो। हाँ, जिसका 20 या 20 प्लस है तो उसका मतलब है कि दे आर गुड, दे आर ऑलरेडी वर्किंग, और आफ्टर द लेक्चर इसकी उनकी मजीद बेहतरी आ जाएगी। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब सवाल एक बच्चे ने पूछा, मेरे से इतनी मैसेज कर दिया ना कि मुझे तो बिल्कुल मैसेजेस की समझ नहीं आती आप लोगों की, बट मैं एक सवाल का जवाब दे दूं। एक बच्चे ने सवाल किया, जी ये कैसे फलाने, पता नहीं कौन सा सवाल था उसमें, हारून साहब का कैसे पता चला कि हारून आया यहाँ पे। तो भाई आपको पता नहीं है नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन रेफरेंस एरर क्या होता है, या मॉडिफायर है, उस मॉडिफायर को ठीक करना है तो कोई मिसिंग होगा जिसपे पार्टिसिपल प्रोनाउन होता है। आपको बताया था, सॉरी, मैंने क्या कहते हैं, मॉडिफायर में पार्टिसिपल जब लगता है तो नाउन, रेलेवेंट नाउन जो है कोई ना कोई लगाना होता है। वो हारून लगा दो या कोई भी नाम लिख दो, देयर शुड बी अ नाउन और देयर शुड बी अ प्रोनाउन, ताकि वो सेंटेंस को ठीक कर सके, क्लैरिफाई कर सके कि किसकी गलती है, किस मॉडिफायर की गलती है या किस चीज की गलती है। वो जरूरी नहीं हारून लगाना है, इट कुड बी एनीथिंग दैट मेक्स द सेंस ऑफ द सेंटेंस क्लियर। ठीक है कि नहीं। देख लेंगे जी, हो सकता है किसी क्वेश्चन में गलती आ भी गई हो, ह्यूमन एरर भी हो सकता है कि आप में से किसी ने सेंटेंस, आप रूल को फॉलो करो बस। असूल ये है कि आप रूल को फॉलो, अगर आपको रूल पे यकीन है तो उसके बाद हो सकता है सेंटेंस वहां पर जो क्वेश्चन लिखा हो उसका ऑप्शन गलत आ गया हो, गलती हो सकती है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, अपलोड करते हुए गलती में टाइप कर दिया या गलत ऑप्शन क्लिक कर दिया, ये भी हो सकता है। 99.9% चांसेस तो ठीक के हैं, 0.1% तो मार्जिन होता है ना, कोई गलती हो सकती है। बट अगर इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर रूल्स दैट यू हैव लर्न, तो फिर कोई गलती हो भी जाए तो कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाईस मार्क्स है, ठीक है।
बस आज इतना ही था जी, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आप लोगों के मैसेज मुझे नहीं पड़ेगा, ये सब तेज़ी से स्पीड में एक एक मतलब मैसेज करता जा रहा है, ऊपर चलता जा रहा है। मैं फिर ये कहूँगा वार्म अप सेशन था। नंबर 2, आपको बताना था कि आप अपने आप को एसेस करें कि इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कॉम्पोजिशन लेक्चर। एंड नंबर 3, एक जस्ट असेसमेंट थी चीज़ों की ना, तो ये भी ऑन द बेसिस ऑफ जो मैंने अभी लेक्चर दिया है इंशाल्लाह। अच्छा, किसी के सही भी हैं, अली खान के 30 सही हैं, ओके जी। ऑप्शन एमसीक्यूज ही होंगे, एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे, ऑप्शन दिए होंगे, जो भी आगे आएंगे उसमें ऐसे ऑप्शन होंगे। ये सिर्फ वार्म अप है, बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं सब लोग। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, दैट्स इट। ठीक है, कोई घबराने की बात है, जब नेक्स्ट क्लास आएंगे इंशाल्लाह सब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।